आप जब सबसे पहली बार गए फ्लाइट में ऐसे एयर होस्टेस? एक्चुअली साथ में चल रहा था, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रुके हुए थे, अहमदाबाद में थी मैं। तो ऐसा कोई मोमेंट था क्या कि ऐसा आपको लगा फर्स्ट डे कि यार मैं कहाँ आ गई, कैसे होगा? एज़ ए केबिन क्रू तो नहीं लगा, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे थी फर्स्ट डे तब मुझे लगा था सबसे बिजार या शॉकिंग थिंग क्या होती है ना क्रू की लाइफ में, जो पब्लिक को कुछ दिखता नहीं है ना, उसके बारे में कुछ पता नहीं है? हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि अहमदाबाद क्रैश के बाद आप लोगों की क्रू की थिंकिंग में कुछ चेंज आया है क्या? क्रू तो पहले से विजिलेंट था, लेकिन क्रू की फैमिली, मेरी फैमिली के में बहुत हुआ क्योंकि जिस टाइम पे क्रैश हुआ, उस फ्लाइट के जस्ट पहले मेरी फ्लाइट थी। मेरे फादर ने एक ही चीज़ की है, अभी तक उन्होंने यही कहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम पे भरोसा है, तुम कोई भी जॉब कर लो। तो उस क्रैश के बाद जैसे एक सर्वाइवर था, एक ही सर्वाइवर था उसमें, तो पर्टिकुलर सीट जो बुकिंग में चेंजेस आए हैं क्या? उसको ये सब बुक करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो बोइंग था और कुछ एयरबस भी ऑपरेट करते हैं, कुछ एटीआर भी ऑपरेट करते, तो ज़रूरी नहीं कि वो सीट नंबर ही इमरजेंसी एग्जिट हो। अच्छा, एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि पायलट्स होते हैं वो फ्लर्ट काफ़ी करते हैं क्रू वगैरह से, तो ऐसा होता है क्या? इज दिस ट्रू? और ये होता था पहले, लेकिन आजकल लॉ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तोश आ गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब ज़रा सा कोई कुछ करके देखे, सीधे उसके ऊपर। वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लोसिव एपिसोड. Today's guest spends more time in the sky than the ground. She doesn't just fly in planes, she sees what happens inside them, from crazy passengers to life threatening turbulence, from secret Q codes to things airlines would never want you to know. People think being an air hostess is just glamour and travel, but today she's exposing the real truth behind the job. She's seen secrets, scandals, drama, beauty, fear, all at 30,000 feet. Before starting it, please hit subscribe so we can come with more stories like this. So finally, fasten your seat belts because today's ride is going to get turbulent. Ladies and gentlemen, please welcome Nishi Srivastav, an air hostess with unbelievable stories the airlines probably don't want you to know. Welcome, Nishi. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फूड. काफ़ी ठंडा भी हो गया है मुझे लग रहा है. मुझे लगा कि आपको कॉन्टिनेंटल पसंद होगा, इसलिए मैं सब एयरलाइन फूड टाइप लेके आया हूँ आपके लिए, तो ट्राई करिए. ये मैं बेसिकली यहीं से 56 से चाय सुट्टा बार आप गए हो क्या? हाँ, तो वहाँ से लेके आया हूँ. आप लीजिए पहले। हाँ, आप लो ना. सो व्हाट फूड डू यू ईट जनरली इन ड्यूरिंग द फ्लाइट? टाइम मिलता नहीं है खाना खाने का बेसिकली, लेकिन अगर घर से फ्लाई कर रहे हैं, हम्म. तो अगर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो मैं कुछ खा के नहीं जाती हूँ। अगर किसी होटल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे, तो होटल का ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग पैक करके ले आते हैं होटल से। ओके. होटल में टेक अवे का फीचर रहता है कि आप अगर निकल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है वहाँ पे खाने का, तो वो लोग पैक करके आपको दे देते हैं। फिर हम वो सब चीज़ें खा लेते हैं। और फ्लाइट पे भी अवेलेबल रहता है, लेकिन वो ऐसा फूड है जो कोई खाना नहीं चाहेगा। अ, होता है, हेल्दी भी होता है, लेकिन उसमें जो टेस्ट होता है, वो थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि इतने हज़ारों फीट की ऊँचाई पे टेस्ट मिलना थोड़ा-सा अनईज़ी हो जाता है। बेसिकली मिल जाता है खाना, और एयरलाइन्स भी हम लोगों के लिए, जैसे कैप्टन्स के लिए और क्रू के लिए कुछ ना कुछ खाना देती है। नॉर्मल खाना नहीं होता, पैक्ड फूड रहता है, जैसे नट्स हो गए, मखाना है, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, वो सब हम लोग खा पी सकते हैं। सो व्हाट इज योर फेवरेट कुजीन? इंडियन। इंडियन देसी यू में. आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, लेकिन इंडियन खाना एक ऐसा है जो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको वो टेस्ट चाहिए होता है। आप कोई भी और क्यूज़ीन खाओगे तो आपको वो एक टेस्ट, वो स्पाइसेस नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन खाने में आप किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में इंडिया के अंदर भी जाओगे, आपको इंडियन खाने का टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके. सो जैसे अगर एयरलाइन का मेन्यू अगर आप बनाओ एक दिन के लिए, तो आप उसमें क्या रखोगे? मैं उसमें रखूँगी नॉर्मली पाव भाजी वगैरह, पाव भाजी और वड़ा पाव, वो सब चीज़ें, लेकिन आता फिर पेस्टो ब्रेड,
और कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली खाने में अच्छी नहीं लगती। सुबह-सुबह 6 बजे उठ के कोई क्या खाएगा? नॉर्मल खाना खाएगा, पोहा नॉर्मल भजिए वगैरह, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं Do मिलता। you think airline food can be better? आई थिंक सो, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के वो चीज़ रखी होगी, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च होता है किसी भी चीज़ के पीछे। अगर कुछ खाना जा रहा है कहीं पे, तो वो देखेंगे कि हेल्दी भी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आप कुछ समय बाद खा सकते हो, खराब ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप 6 बजे दिन स्टार्ट कर रहे हो तो आप 6 बजे 7 बजे खाओ। आपको कभी-कभी 10 भी बज जाते हैं। कभी अगर बहुत लंबा सेक्टर है, 2 ढाई घंटे का सेक्टर है, तो सर्विस बहुत लंबी खिंच जाती है। तो उसलिए वो थोड़ा खाने को सस्टेनेबल होना पड़ता है। तो एयरलाइन का जब आप फूड सर्व करते हो तो इज इट जस्ट रीहीटेड और यू मेक द फूड फ्रॉम द स्क्रैच और समथिंग? नहीं, नहीं, जो एयरलाइन है उसमें अवन की फैसिलिटी नहीं, कुछ-कुछ एयरलाइन में अवन्स होते हैं, आप वहाँ पे रीहीट कर सकते हो, लेकिन जिस एयरलाइन में मैं हूँ, उसमें अवन्स नहीं है। तो जो खाना है, वो एक मिल्टन बॉक्स देते हैं, जिसमें ऑलरेडी गरम खाना रख देते हैं, वो थोड़े टाइम तक गरम गरम बना हुआ रहता है। जनरली जैसे व्हाट इज द मोस्ट ऑर्डर्ड फूड इन द एयरलाइन आई थिंक पनीर टिक्का सैंडविच। एंड द मोस्ट रिजेक्टेड फूड व्हाट इज दैट? देयर आर सो मेनी, बट देयर इज़ दिस रोल, वेज रोल, जैसे काठी रोल होता है, वैसे मूँग दाल रोल होता है। अच्छा। हाँ, वो पीपल डोंट लाइक टू ईट दैट, लेकिन वो अनफॉर्च्युनेटली जब वो बुक करते हैं तो उनको पता नहीं कि अंदर क्या है, तो वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा जाता है। अच्छा, तो वो पीपल ऐसा कोई फूड है जो आप बैन करना चाहोगे एयरलाइन से कि वो सर्व ना किया जाए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सबकी अलग-अलग चॉइस होती है, अलग-अलग तरीके के कस्टमर्स आते हैं, जिसको अलग-अलग चीज़ें पसंद होती है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन-वेज नहीं खाती हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो बंद हो जाए, बट आई डोंट प्रेफर नॉन-वेज। ये तो अब किसी की चॉइस है, जिसको नॉन-वेज खाना है, तो मैं उसको उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, उसको बैन नहीं कर सकती। हम्म। वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ कभी होता है कि किसी ने ऐसे रिक्वेस्ट बहुत वियर्ड रिक्वेस्ट करी हो, फूड आपने सर्व किया हो, ऐसा कुछ हुआ है? बहुत सारी, बहुत सारी। ऐसा होता है जैसे आप किसी छोटे एयरपोर्ट से निकले हो, हम्म। जो पहली बार ट्रैवल कर रहा है फ्लाइट के अंदर, जिसको नहीं पता कि कैसा होता है, वो वीडियोज़ देखकर आते हैं जैसे बड़ी-बड़ी एयरलाइन्स के, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपसे चॉइस पूछी जाएगी, आपको वेज चाहिए, नॉन-वेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो माइंडसेट से आते हैं, लेकिन होता बिल्कुल ऑपोज़िट है। जो बुक्ड रहता है, जो अवेलेबल है, सिर्फ़ हम वही सर्व कर पाते हैं। लोग बोलते हैं कि ये वाले इधर के भजिए चाहिए, उधर का वड़ा पाव चाहिए, वो सब चीज़ होती है, क्योंकि और लोगों को लगता है कि नॉर्मल जैसे ट्रेन में रेलवे स्टेशन पे मिलता है ना कि अलग-अलग वैराइटीज़ हैं, हम लोग कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ़ वो ला पाते हैं जो अवेलेबल रहता है उस टाइम पे। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको वो दे पाऊँ। जो मेरे पास है मैं उससे आपको ऑफ़र कर सकती हूँ, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम्म। ये सब है। तो ऐसा भी होता है क्या कि आप बहुत बार किसी ने ऑर्डर किया हो फ्री स्नैक्स और आप इरिटेट हो जाते हो, ऐसा भी रहता है क्या कभी? फ्री स्नैक्स का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ़ फ्री पानी रहता है। स्नैक्स जो ले रहा है, या तो आप पहले से पे करके आए हो, प्री बुक किया हुआ है, हम आपको वो सर्व करेंगे, या फिर आप कुछ ऑन बोर्ड खरीदते हो, हम वो आपको सर्व करेंगे, फ्री कुछ नहीं है। फ्री बेवरेजेज़ हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप बेवरेज ले सकते हो, जैसे आपने कोई भी पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया है, उसके साथ आपने जूस लिया है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार जूस वगैरह ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक बार सैंडविच ऑर्डर किया तो आपको बार-बार वो सैंडविच मिलेगा, वो एक ही पीस रहेगा, एक ही बार अवेलेबल रहेगा आपको। आज हम भी आपके लिए सैंडविच लाए, ये श्याम सैंडविच पता है क्या आपको? नहीं, वहाँ से छप्पन पे ये काफ़ी फेमस है, आप ट्राई करो। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स दिख रही हैं मुझे। हम्म। आप जनरली कौन सा सैंडविच प्रेफर करते हो? मसाला सैंडविच, अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगी, जवाहर रोड पे है, बहुत फेमस है अभी तो, बहुत रील्स चल रही है। अच्छा। हुँ, वो बहुत अच्छा सैंडविच है, 150 रुपीज़ का आता है इंदौर में। अच्छा, तो आप फूडी हो क्या? जनरली यानी कि प्लेसेस सर्च करते रहते हो कहाँ पे? मैं सर्च नहीं करती, मुझे जो दिख जाता है मैं बस वो खाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है स्पाइसी फूड की। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे अवॉइड करना है, मैं डाइट पे हूँ या फिर मैंने कभी अपनी लाइफ में डाइटिंग नहीं की है, कभी किसी खाने को मना नहीं किया ऑफ कोर्स, ओनली वेज या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है जो मैं खाती नहीं हूँ, वो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सब खाती हूँ। तो एयरलाइन में तो फिर आपको स्पाइसी मिल नहीं पाता होगा फ्लाइट में या ऐसा, वो तो बहुत काफ़ी प्लेन फूड रखते हैं।
प्लेन भी रहता है लेकिन साथ में वो लोग ब्लैक पेपर और सॉल्ट का सैशे देते हैं। तो आपको अगर सॉल्ट कम लग रहा है वो डाल सकते हो, आपको स्पाइसी कम लग रहा है वो डाल सकते हो, शुगर रहती है, आपको किसी चीज़ में वो डालना था वो भी कर सकते हो। ऐसा भी कभी-कभी होता है क्या कि आप जैसे कॉल बटन किसी ने दबाया, बहुत बार दबा दिया तो आप अवॉइड करते हो इरिटेट होके, ऐसा भी कभी सिचुएशन आती है क्या? हर दिन का है। उस सिचुएशन आती अवॉइड नहीं कर सकते ऑफ कोर्स वो फिर कंप्लेन करते हैं, वो एक्सटेंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा तो थोड़ा-सा टाइम दे देते हैं। हुँ, बफर टाइम। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कस्टमर्स जो जिनको हर घंटे कुछ ना कुछ चाहिए, हर चीज़ में वो बेल उनको पता है कि मैं सामने खड़ी हूँ, लेकिन वो हाथ देके बुलाएँगे नहीं, वो सीधे कॉल बेल दबाएँगे, कि मैं जस्ट आपके पास में खड़ी हूँ तो सीधे कॉल बेल दबाएँगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उससे इरिटेशन हो जाती है कि सामने खड़ी हूँ, बोलो, आके बंद करूँ कि क्या बटन? वो सब चीज़ें होती हैं। So, what is the best meal you had in during a layover or something? बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बेस्ट ड्यूरिंग नाइट जब बहुत ज़्यादा दिन में थक के फ्लाइट से आते हैं तो दाल खिचड़ी इज़ द बेस्ट। और सोच होते हैं हाँ, कंफर्ट फूड है बहुत ज़्यादा और पूरे दिन की थकान में यू कांट हैव वेरी ऑयली फूड, स्पाइसी फूड तो वो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़्ड न्यूट्रलाइज़्ड फूड अच्छा रहता है। Okay. So, what is a typical day in एक एयर होस्टेस की लाइफ में? नॉट एवरी डे इज़ द सेम, हर दिन हर फ्लाइट सेम है। अगर मैं एक दिन में 1 हफ्ते में मैं सेम फ्लाइट कर रही हूँ, तो मेरी हर दिन की फ्लाइट अलग होगी। हर पैसेंजर अलग होगा, कैप्टन अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो स्टार्ट होता है डे जैसे अगर मॉर्निंग फ्लाइट है, उठ के रेडी होके हमें जो हमारा रे फ्लाइट टाइम है उससे एटलीस्ट 1 एंड हाफ आवर प्रायर पहुँचना पड़ता है। उसके पहले हमें बीए कराना होता है ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट कि आपने अल्कोहल कंज़्यूम किया या नहीं, आप फिट हो या नहीं उस चीज़ के लिए वो टेस्ट होता है। वो टेस्ट होगा उसमें आपका नेगेटिव आना कंपल्सरी है। अगर आपका 0.001% भी आया है तो आप वो फ्लाइट नहीं कर सकते हो और 3 महीने के लिए आप सस्पेंड हो जाओगे। ओह! तो वो चीज़ रहती है आपका बीए टेस्ट होता है। फिर हम लोग जाते हैं हमारी जो लीड क्रू रहती है वो आपस में बात करते हैं कि पूरी फ्लाइट कैसे करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, सेफ्टी पॉइंट्स क्या है, फ्लाइट को कैसे करना है, किसी कुछ चीज़ होती है तो सबको कोऑर्डिनेशन में रखना है। फिर हमारा क्रू का आपस में ब्रीफिंग होने के बाद कैप्टन के साथ ब्रीफिंग होती है। कैप्टन हमें समझाते हैं कि फ्लाइट का टाइम कितना है, टर्बुलेंस कितना रहेगा, कहाँ से जाएँगे और किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना है फ्लाइट में। अगर एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट जा सकता है, तो हमें वो चीज़ भी बताई जाती है कि इसमें क्या-क्या दिक्कत हो रही है, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर हम लोग नॉर्मली बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हैं, वहाँ से फ्लाइट पे जाते हैं। फ्लाइट पे हम लोग इक्विपमेंट्स चेक करते हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी का है, फ्लाइट से रिलेटेड है, हमारी कार्ड्स हैं जिसमें खाना वगैरह आता है, वो सब चीज़ें चेक करके नॉर्मल फ्लाइट टेक ऑफ हो जाता है, लैंड हो जाता है। फिर कहीं डिपेंड्स कि सेक्टर कितने हैं, कभी 1 सेक्टर है, कभी 3 है, कभी 4 हैं। मैक्स टू मैक्स 6 सेक्टर्स हम लोग कर सकते हैं 1 दिन में। फ्लाइट का किस कहीं पे अगर हम सेम सिटी से डिपार्ट होके वापस हमारे होम बेस पे आ रहे हैं, तो हम घर चले जाते हैं। अगर हम किसी और सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे होटल वगैरह में जाते हैं। होटल में हमारा अकोमोडेशन होता है, रूम शेयरिंग वगैरह रहती है कि 2 क्रू साथ रह रहे हैं, कभी-कभी 1 हो जाता है। नॉर्मल डे यहीं पे हो जाता है खत्म। वैसे बाहर से जैसे एक क्रू की लाइफ या एयर होस्टेस लाइफ तो काफ़ी ग्लैमरस लगती है। सो अर्न कितना जैसे सब बोलते हैं कि बहुत अर्न करते होंगे, तो अर्न आपको कितना होता है स्टार्टिंग से एक एंट्री लेवल से एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। मैं पहले आपको फ्रेशर का बता देती हूँ। अगर आप एज़ अ फ्रेशर क्रू में जॉइन करना चाहते हैं, आपको मिनिमम सैलरी 29 टू 30,000 मिलेगी। हुँ। मिनिमम में ये आपका विदाउट एनी एक्सपीरियंस है। आपको एक सर्टेन आवर्स रहते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। सर्टेन एयरलाइन के कुछ-कुछ रहते हैं कि आप अगर 50 आवर्स कंप्लीट करोगे आपकी इतनी सैलरी है, 50 टू 60 करोगे, जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा सैलरी बढ़ती जाएगी पर मंथ। और अगर आप एक्सपीरियंस किसी और एयरलाइन का एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और इसमें पोजीशंस भी होती हैं बहुत ज़्यादा। ओके। अभी जैसे एक एयर होस्टेस से क्या-क्या पोज़ीशन स्टार्टिंग टू जैसे प्रमोशन होते हैं उसके बाद कैसा क्या लेवल होते हैं? पहले एज़ अ ट्रेनी केबिन क्रू रहता है आपकी 1-2 फ्लाइट किसी सीनियर केबिन क्रू के अंडर आप ट्रेन करोगे, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपकी कैसी चल रही है फ्लाइट, कैसे क्या करते हैं। क्योंकि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल अलग होता है।
पहले ट्रेनिंग क्रू रहेंगे, उसके बाद 2 फ्लाइट होने के बाद आप नॉर्मल केबिन क्रू बन जाएँगे। नॉर्मल ऑपरेशन आप शुरू कर देंगे। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर आप सीनियर केबिन अटेंडेंट बन जाएँगे। तो वो एक हायर लेवल पे पहुँच जाते हैं। वो आप करते जाएँगे तो आप लीड पे पहुँच जाएँगे, लीड केबिन क्रू आ जाएगा। जो मेन इंचार्ज रहता है एक एयरक्राफ्ट का, जो कैप्टन से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है, वो लीड केबिन क्रू रहते हैं। लीड के बाद फिर आप कोड लीड बन जाते हैं, जो लीड की भी कर सकते हैं, लीड की सीनियर रहती है। वो फ्लाइट में रहते नहीं है जनरली, वो अलग-अलग फ्लाइट पे चेक्स के लिए रहते हैं, जैसे टेस्ट होते हैं, रैंडम टेस्ट होते हैं, उस चीज़ के लिए रहते हैं। फिर एक चेक केबिन क्रू होते हैं, जो सारी क्रू का एक तरीके से सुपरविज़न करते हैं, वो चेक लेती है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक कोई आपका इन्विजिलेटर रहता है, वैसे ही वो एक चेक क्रू रहती है कि वो एक फ़्लाइट पे आएगी, पर्टिकुलर फ़्लाइट पे, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कहाँ सेफ्टी लैब से, वो सब चीज़ें चेक करती है। तो ये लेवल्स बढ़ते जाते हैं। ओके। सो जैसे आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो या फॉरेन ट्रैवल करते हो, तो आपको एक अमाउंट भी डेली स्पेंड करने के लिए मिलता है क्या? डोमेस्टिकली नहीं मिलता है, इंटरनेशनली मिलता है। डिपेंड्स कि आप कौन-सी एयरलाइन में हो, हर एयरलाइन का अलग-अलग है, लेकिन वो डॉलर्स में मिल जाता है। मिनिमम $50 आपको मिलते हैं इंटरनेशनली 1 दिन के लिए। वो सिर्फ़ 24 आवर्स का रहता है। अगर आपका लेओवर फॉर एग्ज़ाम्पल 28 आवर्स का है, तो आपको वो डबल हो जाता है। तो वो 2 दिन काउंट हो जाएँगे, 24 आवर्स से एक्सटेंड हो जाता है, तो वो फिर आपको $100 मिल जाएँगे। तो वो फूड के लिए होता है, अकोमोडेशन तो वो प्रोवाइड करते हाँ, सिर्फ़ फूड के लिए रहता है, क्योंकि अ, इंटरनेशनली होटल्स में फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता। हैं? हाँ, वहाँ पे आप अपना खाने-पीने के लिए वो देते हैं कि आप अब इन पैसों से अपना ले रहे, जनरली क्रू खुद ही घर से कुछ बना के ले जाते हैं वहाँ पे, और भी अगर कुछ खाना है तो वो खा लेते हैं। तो उसमें से आपको कुछ बचता है या पूरा यानी वो भी सफिशिएंट नहीं होता है? हो जाता है कभी, किसी-किसी कंट्री में हो जाता है, कुछ-कुछ कंट्रीज़ ऐसी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे दुबई है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप कुवैत जा रहे हैं, जेद्दा जा रहे हैं, तो इतना खर्च नहीं होता, वो सफिशिएंट हो जाता है किसी एक क्रू के लिए 1 दिन में रहने के लिए। सो आप इतना ट्रैवल करते हो तो आपकी फैमिली, पेरेंट्स वगैरह क्या सोचते हैं? आर दे सपोर्टिव? उनको क्या लगता है बेसिकली? माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उनका बस ये है कि कहीं पे भी रहो, सेफ रहो। तो कुछ-कुछ ऐप्स होते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने अपने पेरेंट्स को बता के रखे हैं। तो अगर मुझे नहीं पता कि मैं किस रूट से कहाँ से जा रही हूँ, ठीक है? बट माय फादर इज़ लाइक, वो ऐप खोलेंगे, वो पूरा ट्रैक करेंगे कि मेरा एयरक्राफ्ट कहाँ से जा रहा है। मैं लैंड हो जाऊँगी, उसके बाद मुझे बताएँगे कि तुम इस जगह से गई थी। तो वो हर दिन ट्रैक करते कहाँ से जा रहे हो, वो कुछ भी काम कर रहे होंगे, वो ऐप खुला रहेगा उनके फ़ोन में कि मैं यहाँ से निकली थी, इतने बजे यहाँ पहुँची, लैंडिंग होने के इतने टाइम पहले मैं कहाँ थी, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। आप सिंगल चाइल्ड हो क्या? नहीं, नहीं, मैं 3 बहनें हूँ, मेरे से 1 बड़ी है, 1 छोटी बहन है। ओके। सो हाँ। वेयर डिड यू ग्रो अप? आई ग्रो अप इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, सिरौंज नाम है वहाँ का। तो मैं वहाँ पे हुई, मैं इंदौर शिफ्ट हुई हूँ 2019 में। ओके। हाँ। सो व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम? आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, बेसिकली डिफेंस में मुझे जाना था, पुलिस या आर्मी कुछ, लेकिन डेस्टिनी इज़ प्री डिफाइंड, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं यहाँ आ गई। सो इसमें यानी कैसे आपने कैसे क्या प्रोसेस रहती है होल प्रोसेस फॉर वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस? प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली जो मैंने गलती करी थी, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी वो चीज़। मैं एक इंस्टीट्यूशन के पास गई जो इस चीज़ के लिए ट्रेन करते थे, हुँ। ठीक है? लेकिन मुझे बाद में पता चला आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। किसी भी एयरलाइन का ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप जाओगे करियर्स पे, तो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ का डेट एंड लोकेशन और टाइम बता दिया जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, आपके कोई विज़िबल टैटू नहीं है, या आप कॉन्फिडेंट हो, आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दो, सीवी, और आपका पासपोर्ट होना मैंडेटरी है फॉर अ केबिन क्रू। आपका पासपोर्ट अगर नहीं होगा तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ जाएगी। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये सब लेके आप वॉक इन इंटरव्यू दो, वहाँ पे जो भी राउंड्स होंगे आप क्लियर करेंगे, और बस हो जाएगा। फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका निकल जाएगा आराम कोई से। क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ स्पेसिफिक चाहिए होता है क्या? नहीं, सिर्फ 12th
पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है इस चीज़ के लिए। ग्राउंड में अगर आप जॉइन करोगे एविएशन, ग्राउंड टीम पे आना है, ग्राउंड हैंडलिंग में, तो आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। लेकिन फॉर अ केबिन क्रू आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे किसी भी एक विलेज से कोई लड़की आ रही है, शी डजंट नो इंग्लिश, सो उसके लिए वो भी एयर होस्टेस में अप्लाई कर सकती है, इंग्लिश इज नेसेसरी ऐसा कुछ? इंग्लिश इज़ मैंडेटरी क्योंकि कभी-कभी पैसेंजर्स भी फॉरेनर्स आ जाते हैं। अगर आपको सिर्फ़ हिंदी आएगी या कोई ऐसी लैंग्वेज आएगी जो आप फॉरेनर को या कैप्टन्स को या किसी और इंसान को आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्योंकि मोस्टली जो हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती, तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी नॉर्मल टू एवरीबॉडी, वो एक स्किल है। आप बात करोगे किसी को, अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता तो आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर पाओगे। इंग्लिश आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो जनरल मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो भी इसमें अप्लाई करते हैं उसमें? मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बहुत लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्रू बनना बहुत ज़्यादा हार्ड काम है। बहुत मतलब आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इस स्किल में आपको मास्टर करना है कुछ। क्रू बनने के लिए आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए, आपको किसी डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपको कॉन्फिडेंस और इंग्लिश आनी ज़रूरी है, वो मैटर करता है और तो कुछ आपने नहीं। कितने इंटरव्यूज दिए फाइनली जब पहले जॉब के पहले? सिर्फ़ मैंने इस जॉब मिलने से पहले सिर्फ़ एक ही इंटरव्यू दिया था, जब मैं 18 की नहीं थी। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू जो मेरा था मैंने ये दिया और मैं क्वालीफाई हो गई थी। सो अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपने ग्रेजुएशन कर रखा है? हाँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। अच्छा। हाँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। जब मैंने जब अप्लाई किया था तब ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन चल रहा था, फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरे ग्रेजुएशन का, तब मैंने अप्लाई किया था। सो आपको फर्स्ट एक रिजेक्शन फेस करना पड़ा शुरू? हाँ, वो तो ऐज के कारण जब पता नहीं था इतना, हुँ। 18 कंप्लीट नहीं हुआ था। जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे दे दिया। आई टर्न 18 हुँ। ऑन 23rd ऑफ नवंबर, 24th को इंटरव्यू आ गया था, तो फिर मैंने वो दे दिया था, तो उसमें हो गया तो था। आपने यानी इतनी जल्दी आपने दे दिया इंटरव्यू, तो आपने पहले से बहुत पहले सोच रखा था क्या कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? सोच नहीं रखा था, लेकिन प्री कोविड है ना, मैंने एक इंस्टीट्यूशन जॉइन कर लिया था ऐसे ही। और फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे इंस्टीट्यूशन का आया था। मैंने जॉइन किया, तब से मुझे हो गया था। और फैमिली कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि मुझे जॉब करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे फादर का रिटायरमेंट आने वाला था और कोई था नहीं बाद में कमाने के लिए। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टेप लेना पड़ा, जॉब ढूँढनी पड़ी, इसलिए मैंने वो इंटरव्यू दिया था। ओके, तो जैसे ज्वाइन करने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग होता है, डिपेंड्स कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो। अगर आप एज़ ए केबिन क्रू जॉइन कर रहे हो तो आपका 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। आई थिंक वो अभी और कम हो गया है, 2 एंड हाफ मंथ्स का हो गया है। और अगर आप ग्राउंड पे करोगे तो 1 महीने का ट्रेनिंग आपका रहेगा। वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी आपको होटल देगी कुछ दिनों के लिए। फॉर अ केबिन क्रू आपको 14 डेज़ का स्टे मिलेगा। उसके बाद बाकी के मंथ्स के लिए आपको खुद स्टे करना होगा। उसके साथ-साथ आपको स्टाइपेंड मिलता जाएगा, थोड़ा-सा अमाउंट आपको मिल जाएगा वो ट्रेनिंग का, कि आप वो दे रहे हो तो आप अपना अकोमोडेशन का खुद रेंट पे कर सकते हो। वो चीज़ रहेगी बस। तो ट्रेनिंग ऐसा कुछ टफ था क्या या इट वाज़ ईज़ी? ईज़ी तो नहीं था, बहुत टफ था एक्चुअली, क्योंकि बड़ी-बड़ी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। डीजीसीए जो हाईएस्ट अथॉरिटी एविएशन की, उसके एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं आपको। बीटेक का रहता है, सिक्योरिटी, सेफ्टी वाइज़ आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो एविएशन एक कलेक्टिवली बहुत बड़ा टर्म है, उसमें छोटे-छोटे सब डिवीज़न हैं, उन सब हुँ। के एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो आपने जैसे जॉइन करा उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हाँ। यानी उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है? हाँ, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, उसमें रेलीगेशन हो जाते हैं। जैसे आप किसी एग्ज़ाम में आपका क्वालीफाई नहीं हो पाया, वो आपको दूसरे बैच में, जो लोअर बैच है, उसमें आपको डाल देंगे, वहाँ पे भी आपको करना है। अगर आप वहाँ नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको निकाल देंगे। तो कितना टाइम लगता है पूरी ट्रेनिंग में? 3 महीने। 3 महीने? मैंने 3 महीने का ट्रेनिंग किया है और इसमें एक अमाउंट भी जाता है। अच्छा, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है उसमें? नहीं, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, आप केबिन क्रू बन गए हो, हुँ। तो आपसे एक डिमांड ड्राफ्ट लेंगे। पहले 50,000 होता था डिमांड ड्राफ्ट, वो रिटर्नेबल रहता है आफ्टर 3 इयर्स।
ओके। वो ट्रिपल हो जाता है। अगर आप 50,000 दे रहे हो तो आपको 1.5 लाख रुपए 3 साल बाद मिल जाएँगे। और लेकिन तो मैंने आपने जॉइन नहीं किया हो या फिर जॉइन किया? किया हो तब भी, अच्छा। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने ग्राउंड से किया था तो मेरा वो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट नहीं लिया गया था। अगर आप फ्रेशर्स आ रहे हो तो ही आप कर लेंगे। अगर आप किसी और एयरलाइन से आ रहे हो एज़ अ केबिन क्रू तो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेगा। वो एक ट्रेनिंग फीस टाइप रहता है कि वो आपको रिटर्न नहीं जाएगा। फन होता। हाँ, रिफंड हो जाएगा लेकिन वो 3 साल तक आपको वेट करना रहेगा। 3 साल बाद ही होगा। तो व्हाट वाज़ योर फर्स्ट डे लाइक इन द फ्लाइट बेसिकली? व्हेन आप जब सबसे पहली बार गए फ्लाइट में एज़ अ एयर होस्टेस? एक्चुअली साथ में चल रहा था, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रुके हुए थे, अहमदाबाद में थी मैं। तो मेरा फ्लाइट जो खड़ा था जिसमें मुझे ऑपरेट करना था फर्स्ट टाइम एज़ अ केबिन क्रू, उसके साइड में मेरे पेरेंट्स की फ्लाइट थी, वो लोग डिपार्ट होके इंदौर आ रहे थे। सो दे वर ट्रैवलिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट मी। तो मुझे उनकी चिंता थी तो मैं पीछे डोर से मैं उनको देख रही थी। तो मेरा पूरा फ़ोकस उधर था। फिर धीरे-धीरे जो हमारी लीड थी उसने बोला कि ठीक है ईज़ी है, लेकिन अ, थोड़ा-सा एडवांटेज ये था एयरक्राफ्ट फ़ैमिलियराइज़ेशन का, क्योंकि मैं ग्राउंड पे थी। तो मुझे इतना कुछ हेक्टिक या टफ नहीं लगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, कैसे करूँगी, डर नहीं लगा था, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल लोअर लेवल से जानते हो तो आपको डर नहीं लगता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, ईज़ी गया था जॉब। मेरा फर्स्ट सेक्टर भी वाराणसी और गोवा था। तो मैं पहले पाप किया गोवा जाके, फिर पुण्य करने वाराणसी गई थी। तो उसको पाप पुण्य फ्लाइट भी बोल देते हम लोग। ओके। हाँ। सो जन आपके जैसे कैबिन क्रू में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग हेल्प कर देंगे फ्रेशर्स को जो आपके साथ जैसे लीड होते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं फ्रेशर्स को? हाँ, वो लोग करते, वो एक्चुअली वो टीम वर्क हो जाता है। एक फ्लाइट किसी एक के चलने से नहीं चलती है। आपको टीम वर्क करना इम्पोर्टेंट है। टीम वर्क नहीं होगा तो वो फ्लाइट आपकी स्मूथ नहीं जा पाएगी। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी पैसेंजर का कोई क्वेरी है, तो एक से अगर नहीं संभलता तो दूसरा को आना पड़ता है, तो वो कोऑर्डिनेशन में चलता है। हम लोग एक लूप में रहते हैं कि इधर से नहीं हुआ, इधर से हुआ, तो वो चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो ऐसा कोई मोमेंट था क्या कि ऐसा आपको लगा फर्स्ट डे कि यार मैं कहाँ आ गई, कैसे होगा अब, ऐसा कुछ लगा क्या फर्स्ट डे? एज़ अ केबिन क्रू तो नहीं लगा, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे थी फर्स्ट डे तब मुझे लगा था कि मैं अगले दिन जॉब छोड़ दूँगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जस्ट 12th पास आउट हुए हो, आप उस एनवायरनमेंट में गए नहीं कि आपको जॉब करनी है, पैसे मिलेंगे, लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो मैं जब एयरपोर्ट पे गई तो न्यू को सब लोग ठीक है, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो मुझे लगा मैं कहाँ आ गई, मुझे छोड़ना चाहिए ये चीज़। मैंने ना करियर ऑप्शन चूज़ कर लिए कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी और इस ये नौकरी तो अगले दिन छोड़नी है। अगले दिन मेरा झगड़ा हो गया किसी सीनियर से, फिर मैंने ठान ली कि मैं इसकी वाट लगाऊँगी। फिर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, जब से चल रहा है, 5 साल होने को आ गए, आज से नहीं। ये तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, एक्चुअली ना बोलना चाहिए। क्योंकि वो ईगो पे आ गई थी कि अगर मैं आज चली गई, इसको नहीं बताया तो फिर मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि इसको समझा के जाना चाहिए था। फिर मैं जो निकली हूँ, फिर कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो पैसेंजर्स क्या तरफ से कुछ ऐसा हुआ क्या कि कोई हिचक या उनके साथ कोई ऑकवर्ड मोमेंट फर्स्ट डे था तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं, पेशेंस वगैरह कुछ इरिटेशन ऐसा कुछ? नहीं, वो एक्चुअली ना, मैं फैमिली में भी थोड़ी आउटवर्ड थी। तो किसी से मिलना, बात करना, उसमें कुछ हेजिटेशन नहीं होता था। तो सेम मेरे लिए वो थे, कोई आ रहा है, बात कर रहा है, हार्डली 1 मिनट लगता था। प्रैक्टिस हो जाती तो 30-20 सेकंड में आप किसी पैसेंजर से मूव आउट हो जाते हो, लेकिन तब 1 मिनट लगता था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, हो गया था, ईज़ी हो गया था। क्योंकि जिस एयरपोर्ट पे मैं थी वहाँ पे फ्लाइट्स बहुत कम थी, डिपार्चर्स कम थे तो पैसेंजर्स ही वैसे कम आते थे, तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। जी, सबसे ऐसा कुछ सबसे बिज़ार या शॉकिंग थिंग क्या होती है ना क्रू की लाइफ में जो पब्लिक को कुछ दिखता नहीं है ना उसके बारे में कुछ पता नहीं है? हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर आपका सुबह 6 बजे का डिपार्चर है, आपको रात को 2 बजे से उठना है। आप 2 बजे उठोगे, रात को आपको कैसे सोना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स करती थी अहमदाबाद से, तो मैं 2 महीने तक रात को नहीं सोती थी। मेरा सोने का टाइम सुबह 5 बजे हो जाता था। 5 बजे से मैं रात तक जागती रहती थी। 5 बजे सोए, रात को जागी हूँ, जागी हूँ, जागी हूँ, नींद ही नहीं लगती। थोड़े टाइम बाद मैंने 1-2 पिल्स लेना शुरू किया, लेकिन फिर हेल्थ खराब होने लगती थी, डार्क सर्कल्स, एक्ने सब हो जाता था। तो वो लोग को लगता है बहुत ग्लैमर है, इधर से उधर ही तो जाना है, इतने से में क्या हो जाएगा।
रात को 2 बजे उठो फिर पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो वो चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है क्रू के लेके कि ग्लैमर है, कैप्टन से बात करते हैं और घूमना ही तो है, बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखा है एयरलाइन ने, वो सब कुछ नहीं होता। ये मोमेंट आए हैं कि कुछ नहीं करना होता तुम्हें, तुम्हें तो बस गाड़ी में बैठो, एयरक्राफ्ट पे जाओ, एयरक्राफ्ट से उतरो, गाड़ी में बैठो, होटल जाओ, इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे की कहानी बिहाइंड द सीन्स बहुत चेंज, बहुत ज़्यादा अलग है। तो जैसे आप लोग सबसे पहले एयरलाइन में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आप देते हो, तो रोज़ वो देते हो तो आप बोर हो जाते हो क्या? रोज़ एक ही चीज़ बोलनी है? बोर तो नहीं होते, वो कंपल्सरी है क्योंकि हर दिन आपको वो बताना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि हर दिन सेम है, आज कुछ नहीं हुआ तो कल कुछ नहीं होगा। एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे सब कुछ गलत हो जाता है, सब कुछ गलत हो जाएगा, उसमें फिर अगर आपकी गलती है, आप जाओगे नौकरी से, पेनल्टी अलग जाएगी, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो वो दिमाग में रहना पड़ता है कि सिर्फ मेरी सेफ्टी नहीं है कि मैं इनको ब्रीफ कर रही हूँ, मुझे सबकी सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। मेरी एक गलती की वजह से 180 पैसेंजर, 200 पैसेंजर की जान खतरे में है, वो चीज़ ध्यान में रखते क्योंकि कभी-कभी हमारे पेरेंट्स भी ट्रैवल करते हैं। अगर किसी क्रू ने इन्फॉर्म नहीं किया, ब्रीफ नहीं किया, कुछ हो जाए, तो उसमें मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसे ही किसी और के पेरेंट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी भी हमारे ही हाथ में है। कोई इतने भरोसे से आता है कि हम जाएँगे, जल्दी पहुँच जाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वेकेशन के लिए जाएँ, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है तो जा रहे हैं, स्ट्रेचर्स जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, व्हीलचेयर पे पैसेंजर आते हैं। उन सबको देख के कलेक्टिवली ब्रीफिंग करनी पड़ती है, वो हर चीज़ को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है। हुँ। और जैसे कभी पैसेंजर्स यानी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सुनते नहीं है ऐसा, तो हाउ डू यू हैंडल दैट थिंग? अभी अच्छा हो गया है, पहले सुनते नहीं थे, पहले ऐसा था कि सुनाओ, सुनाओ, नहीं सुनाओ क्योंकि उनको लगता था कि कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ अहमदाबाद में, उसके बाद से सब लोग बहुत पेशेंटली, केयरफुली अच्छे से सुनते हैं कि कैसे क्या करना है क्योंकि उनको जो पता चला 11 अल्फा का वो डोर खुला, वो वहाँ से गिर गए, वो बच गए, तो अब उनको लगता है कि ये चीज़ सुनना ज़रूरी है। उस एक इम्पैक्ट से हर चीज़ चेंज हो गई। उसके बाद से सब सुनने लगे। कभी-कभी फिर भी कुछ-कुछ पैसेंजर आते तो हमको स्ट्रिक्टली बताते हैं कि आपको ऐसा करना है। अगर वो फिर भी नहीं सुनते तो हम उनकी सीट चेंज करवा देते हैं कि आप नहीं करना चाहते हो तो हम आपको वहाँ से उठा के कहीं उठा देंगे क्योंकि इतने सारे लोगों की सेफ्टी उस एक पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करती है फिर, जो उस जगह पे बैठा हुआ है। जी, सो जैसे ही अहमदाबाद क्रैश के बाद आप लोगों के क्रू की थिंकिंग में कुछ चेंज आया है क्या? ऐसा कुछ हुआ है? क्रू तो पहले से विजिलेंट था, लेकिन क्रू की फैमिली, मेरी फैमिली के में बहुत हुआ क्योंकि जिस टाइम पे क्रैश हुआ, उस फ्लाइट के जस्ट पहले मेरी फ्लाइट थी। 10 मिनट पहले ही हमारा डिपार्चर था, हमारे एयरक्राफ्ट के जस्ट पीछे वो एयरक्राफ्ट था। तो हमारे कैप्टन्स ने सब सुना जो भी हुआ। हम लोग टेक ऑफ हो गए, हमें पता नहीं चला कि क्या हुआ। जब लैंड हुए तो लैंडिंग के बाद पैसेंजर्स ने फ़ोन खोले तो उनको नोटिफ़िकेशन वगैरह आया कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हो गई हैं, तो वो हमसे पूछने लगे। उस टाइम पे हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, जब तक हम लोग टर्मिनल से बाहर नहीं जाते, हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। तो कैप्टन्स ने बताया कि अपने-अपने घर पे फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा-ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद हम जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था, कुछ घंटों के लिए, तो हम लोग वहीं पे हमारे डेस्टिनेशन पे रुक गए थे। तब मेरी फैमिली से बात हुई थी तो सबने यही बोला था कि ये नौकरी छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है, जान भली तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, पैसे का क्या है, कहीं से भी कमा लेंगे, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन मेरे फादर ने एक ही चीज़ की है, अभी तक उन्होंने यही कहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम पे भरोसा है, तुम कोई भी जॉब कर लो। क्योंकि मैं डिफेंस पे जाना चाहती थी, उन्होंने तब भी कहा था, "जो करना चाहो कर लो, मरने से क्या होगा? जब जिसकी आनी होगी वो आ जाएगी।" वो जो वहाँ पे हॉस्टल में बच्चे खाना खा रहे थे, उनको क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? वो तो अपनी जगह पे ही थे, फिर भी हुआ। तो जहाँ आनी होती आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो कहीं नहीं आएगी। ये थिंकिंग अभी हो गई है, लेकिन बाकी के लोग फिर भी डरे हुए रहते हैं। अभी उस इंसिडेंट के बाद जब हम लोग दूसरे जगह जाते थे, किसी को बताते थे कि हम अहमदाबाद से आए हैं, तो सब वो एक ही चीज़ के बारे में बात करते थे कि वो जगह कैसी है अब?
कैसा उसका वाइब हो गया, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गया था अभी वहाँ पे जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है, होता रहता है अभी ये तो। तो उस क्रैश के बाद जैसे एक सर्वाइवर था, एक ही सर्वाइवर था उसमें, तो पर्टिकुलर सीट जो बुकिंग में चेंजेस आए हैं क्या? उसको ये सब बुक करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो बोइंग था हुँ। और कुछ एयरबस भी ऑपरेट करते हैं, कुछ एटीआर भी ऑपरेट करते, तो ज़रूरी नहीं कि वो सीट नंबर ही इमरजेंसी एग्ज़िट हो। इमरजेंसी एग्ज़िट रो हर एयरक्राफ्ट का अलग है। तो लोग वो पर्टिकुलर रो अभी ऑप्ट करते हैं, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा, अरे हमें यही चाहिए, हम पैसे देंगे लेकिन ये दो। तो उनको कौन बताए कि बोइंग अलग है, एयरबस अलग है, एटीआर अलग है, लेकिन वो उनको सीट नंबर से ही बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी अच्छा हो जाता है कभी-कभी। अच्छा, आप जब जैसे पैसेंजर सबसे पहले एंटर करते हैं एयरक्राफ्ट में, तो आप उस टाइम सारे पैसेंजर्स को जज करते हैं क्या? जैसे जब एयर होस्टेस जैसे वहाँ पे बेसिकली खड़े होते हैं, तो सबको यानी कि एक जज करने के लिए यानी कि कंडीशन वगैरह सब देखने के लिए खड़े रहते हैं या ऐसा कुछ? हाँ, मतलब उसको जज नहीं बोलेंगे, उसको प्रोफाइलिंग बोलेंगे कि कैसे लोग आ रहे हैं। कभी-कभी ड्रंक पैसेंजर्स आ जाते हैं कि वो मिसबिहेव तो नहीं करेंगे किसी के साथ, वो किस सीट पे बैठे हैं, इमरजेंसी पे तो नहीं बैठे, क्योंकि इमरजेंसी पे बैठने का भी क्राइटेरिया है कि आप वहाँ पे ड्रंक नहीं बैठ सकते, 15 साल से कम नहीं बैठ सकते। तो हमें हर चीज़ की प्रोफाइलिंग करनी होती है। अगर आपको कोई सस्पिशियस लगता है, तो आपको तुरंत कैप्टन को बताना है कि ये सस्पिशियस है। अगर कोई एयरक्राफ्ट के पार्ट को डैमेज कर रहा है, उस चीज़ की भी ध्यान रखनी कि कोई क्या कर रहा है, तो हर जगह वो विजिलेंस होनी ज़रूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं, वेलकम के लिए भी, विजिलेंस के लिए भी, प्रोफाइलिंग के लिए कि कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे हमें हैंडल करनी है सिचुएशन को। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एयरलाइंस में कि कोई माइनर फॉल्ट हो एयरलाइन में तब भी आप फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, ऐसा कभी इग्नोर वगैरह हो जाता है, ऐसा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कैटेगरीज़ हैं। जैसे अगर सीट से रिलेटेड कुछ है, तो एयरक्राफ्ट जा सकता है। अगर कुछ भी इंजन से रिलेटेड है, कॉकपिट से रिलेटेड है, तो एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता। अगर छोटी-मोटी चीज़ें हैं, सीट से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड या ऐसी चीज़ जो जो सेफ्टी को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो एयरक्राफ्ट जा सकता है। अगर सेफ्टी पे बात आ जाती है, तो एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा। भले वो छोटी-सी बात है, अगर छोटा-सा स्क्रू भी निकला है किसी ऐसा क्रूशियल जगह पे, तो एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा। ऐसे कोई चीज़ है क्या जो अगर पैसेंजर्स को पता हो, वो जैसे जनरली पता नहीं होता, अगर वो पता हो तो वो पैनिक करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है एयरक्राफ्ट में, हर चीज़ आजकल इंस्टा पे, नेट पे सब अवेलेबल है। सब लोग देख कर आते हैं, बात करके आते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा है। लेकिन मेन पार्ट जो रहता है एयरक्राफ्ट का, वो डोर रहते हैं, क्योंकि डोर के अंदर स्लाइड्स होती हैं, जिससे आप अगर इमरजेंसी में इवैक्यूएशन होता है, तो वो फूल जाता है, तो उसपे से निकलता है। तो डोर बहुत क्रूशियल है। डोर को हम लोग एज़ अ क्रू डोर के पास पैसेंजर को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी झटका लगेगा, वो डोर ओपन हो जाएगा। तो इसलिए अब उसको वो उससे ध्यान रखे कि वो थोड़ा डोर से दूर ही रहे। वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर एयरक्राफ्ट को कुछ भी डैमेज होता है, आपको पेनल्टी हो सकती है, आपको जेल जा सकते हो आप, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो इन सब को जैसे प्रिवेंट करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए ऐसा कोई सीक्रेट कोड या सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ कर दी है कैबिन क्रू ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक सब नॉर्मली है, जैसे आपने किसी केबिन क्रू को बात करते देखा, नॉर्मली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। नहीं, नहीं, सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि ये कंसेप्शन होता है कि जनरली पायलट्स होते हैं वो फ्लर्ट काफ़ी करते हैं क्रू वगैरह से, तो ऐसा होता है क्या? इज़ दिस ट्रू और इस ये होता था पहले, लेकिन आजकल लॉ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तोश आ गया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आप ज़रा-सा कोई कुछ करके देखे, सीधे उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। पहले ऐसा होता था कि आपके पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी हुँ। और मेबी 2-3% और मैक्स में 5% नॉर्मली होता है कि फ्रेंड्स बन जाते हैं, आफ्टर फ्लाइट्स बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि ज़्यादा फ्लर्ट हो रहा है या कैबिन क्रू या कैप्टन के बीच में कुछ हो रहा है, ऐसा जनरली होता नहीं है। पहले हुआ करता होगा, लेकिन उस अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह जैसे काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो उनसे मिलने का काफ़ी आपको ऐसा चांस मिलता है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे।
मोस्टली सेलिब्रिटीज़ फ्रंट रोज़ में बैठते हैं, तो फ्रंट रो में आने-जाने के चक्कर में मिल जाते हैं। उनसे पूछ लेते हैं कभी कि आपको फ़ोटो क्लिक करना है, तो वो खुद ही आगे आ जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसेंजर्स का ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो और हम लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ऐसा कोई आपका फ़ेवरेट ऐसा क कभी मिले हो क्या जो स्टार स्ट्रक टाइप मोमेंट हो आपका? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक मेरा मोमेंट है इंदौर एयरपोर्ट पे, जब यहाँ पे शूटिंग चल रही थी विक्की कौशल और सारा अली खान की किसी मूवी की, तब कैटरीना कैफ आई हुई थी जैन के टाइम पे। तो वो एक मोमेंट था जो बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशल था, जो फ़ोटो नहीं ले पाई थी लेकिन दूर से हमने साथ में वीडियो बना लिया था। वो हुआ था। और एक और दर्शन रावल का कॉन्सर्ट था यहाँ पे, तो होली के दिन पे, हुँ। काफ़ी साल पहले। तो दर्शन रावल के साथ एटलीस्ट मेरे 8-10 फ़ोटो थे अलग-अलग जगह पे, कि वो हर जगह आके मिल के रुक के हमने फ़ोटो क्लिक किए। तो ये 2 के बहुत अच्छे, बाकी बहुत सारे लोगों से भी मिले हुए हैं। तो यानी फ्लाइट जनरली ऐसा कुछ पर्क्स बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा पर्क्स भी हो सकता है ट्रैवल के। हाँ, इसमें आपके कनेक्शंस बहुत बिल्डअप हो जाते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों से आपको बात करने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिज़नेसमैन ऐसे लोग हैं। एक है मिस्टर मुथ्थू करके हैं, वो कोयंबटूर के हैं। वो गोल्ड मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। तो वो ट्रैवल कर रहे थे और मैं एज़ ए मुथूट फाइनेंस। नहीं, नहीं, महालक्ष्मी ज्वेलर्स के वो ओनर हैं। तो उनके साथ मेरी बात हुई थी काफ़ी टाइम, उनके ऊपर एक बुक भी लिखी है, उनकी न्यूज़ आर्टिकल्स पे आते हैं। तो उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, तो वो भी एक हेल्पफुल हो जाता है कि आप जानते हो कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो सब चीज़ें का मौका मिल जाता है। और कुछ-कुछ हमारी क्रू भी ऐसी हुई है जो डायरेक्टर्स ने उनको देखा है, मूवीज़ में काम कर आप जानते होंगे सोनम बाजवा जो है, हाँ। वो एयर होस्टेस थी। बहुत सारे ऐसे जो है, अनन्या पांडे की जो मदर है भावना पांडे, वो एयर होस्टेस थी। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि आप एविएशन डायरेक्टली बॉलीवुड में भी जा सकते हो। तो आपको जैसे कभी एक्टिंग वगैरह का ऑफर आया तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं, मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं कैमरे में देख के नहीं बोल सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी। अच्छा, व्हाट व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट पर्क ऑफ दिस जॉब? सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस एयरलाइन में मैं हूँ, उसमें आप अपनी फैमिली को भी घुमा सकते हो, जिसमें आपको बहुत कन्वीनिएंट फ़ी देनी पड़ती है। जैसे अगर आप नॉर्मल पैसेंजर अगर 10,000 की टिकट खरीद रहा है, तो हम वो 1500-1600 में कहीं पे भी जा सकते। तो वो चीज़ है कि आप ट्रैवल कर सकते हो बहुत मिनिमम अमाउंट पे, वो चीज़ हो जाती है। बाकी तो नॉर्मल है, होटल्स में रहना, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलना, बातचीत करना, वो सब हो जाता है। हुँ। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी कि आपको ऐसा कुछ लगा हो कि ये आपको डर लगा हो बेसिकली एक फ्लाइट के दौरान ऐसा कुछ कि दिस दिस एयरलाइन दिस फ्लाइट माइट क्रैश और समथिंग ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जब जम्मू या श्रीनगर तरफ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ चलती हैं और वहाँ पे सिर्फ पहाड़-पहाड़ है चारों तरफ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है। आपने सुना होगा एक श्रीनगर में जो एक स्ट्राइक हुआ था, आगे उसका जो पूरा नोज़ था एयरक्राफ्ट का वो डैमेज हो गया था। तो वो ऐसा हो जाता है कि अगर वो थोड़ा भी कंट्रोल लूज़ करता तो वो क्रैश हो जाती। तो सीवियर टर्बुलेंस के कारण क्रैश का खतरा रहता है, लेकिन सँभाल लेते हैं ज़्यादातर तो। So what is the worst turbulent have you ever faced? आई हैव सीन इन श्रीनगर ओनली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ थी और आस-पास सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और कुछ भी नहीं था। और वो ऊपर से तो सबसे सुंदर वही वही दिखता है क्या? होता है, मेरे पास है काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें सिर्फ पहाड़-पहाड़ हैं, लेकिन और अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था, मैं उसी दिन वहाँ पे थी, जम्मू में थी। हुँ। सेम, मैं उस अटैक के 1 घंटे पहले ही वहाँ से डिपार्ट होके दिल्ली आई थी। जैसे ही मैंने दिल्ली में लैंड किया, मुझे ये न्यूज़ आई कि वहाँ पे अटैक वगैरह हुआ है, तो वो चीज़ थी क्योंकि मुझे अगले दिन वापस फिर वहीं पे जाना था। तो वहाँ पे जो शहीद हो गए थे, उनकी बॉडीज़ लेके आनी थी। उनके फैमिली मेंबर जिनको कहीं पे पैर में गोली लगी है, जिनका सामान खो गया है, उनको लेके आना था। तो उनको देख-देख के भी लगता था कि एक अंकल थे, वो शायद जामनगर के थे। तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी वहाँ पे अटैक में। तो वो सिर्फ़ एक पॉलीथिन जो नॉर्मल कैरी बैग होता है, वो लेके उसमें एक पानी की बॉटल लेके आए थे, उन्होंने पानी नहीं पिया था 2 दिन तक।
और सिर्फ शांत बैठे रहे। उनसे पूछा गया कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो उनने सिर्फ इतना बोला कि मैं अपने बच्चे को क्या बताऊँगा कि मैं उसकी माँ को ऐसे छोड़ के आ गया वहाँ पे। तो वो चीज़ देख के बुरा लगता है कभी-कभी कि कैसे-कैसे लोग क्या-क्या फ़ील करते हैं। लोगों को लगता है कि वेकेशन पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं, लेकिन अंदर की चीज़, अंदर की परेशानी सिर्फ़ वो पैसेंजर्स ही जानते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा कुछ कभी होता है क्या कि मिड एयर में कोई पैसेंजर है डोर खोलने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन? बहुत सारे होते हैं, कभी-कभी पैसेंजर्स आपस में लड़ जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो इतना वायलेंट हो जाता है कि सीट डैमेज करते हैं, दूसरे पैसेंजर को मारते हैं या फिर एयरक्राफ्ट को डैमेज करने की कोशिश। इतना प्रेशर बना हुआ रहता है एयरक्राफ्ट के अंदर कि डोर ओपन नहीं होता है, क्योंकि बाहर भी बहुत प्रेशर है, अंदर भी बहुत प्रेशर है। डोर ओपन नहीं होता लेकिन वो डैमेज हो जाता है। तो अराइवल के टाइम पे कैप्टन एटीसी को इन्फॉर्म करता है कि उनको पुलिस चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, तो वो सब लोग आते हैं, फिर अरेस्टेशन होता है, फिर एफआईआर वगैरह ये सब हो जाता है। बहुत सारे केसेस हैं, पैसेंजर आपस में ही लड़ लेते हैं। सो कभी ऐसा कभी हुआ है क्या जैसे ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपको रीस्ट्रेन करना पड़ रहा है किसी पैसेंजर को या ऐसा कुछ? हम लोगों पर अथॉरिटी है रिस्ट्रेन करने की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, टच वुड। आई थिंक कभी हो भी ना, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। बाहर की कंट्रीज़ में बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल सर्व होता है डोमेस्टिकली। इंडिया में आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अल्कोहल नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ होता है, तो वहाँ पे ये सब लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। Okay. So what is the worst kind of passenger you feel that? वर्स्ट काइंड ऑफ पैसेंजर, आई थिंक जो वीडियोस देखकर आते हैं कि उनको लग्जरी लाइफ मिलेगी, उनके आगे पीछे एयर होस्टेस घूम रही होंगी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उनका कंसेप्शन वही बन जाता है कि ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन रियलिटी में आके उनको सब अलग मिलता है, तो वो भड़क जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जो वो देख कर आए ना, उनको वो चीज़ मिले, लेकिन इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। 10,000 की टिकट देख के आप 20,000 का काम नहीं निकलवा सकते हो, आपको इंटरनेशनली जाना पड़ेगा। अब तक आपको सबसे ने कौन सा एक क्रेजी पैसेंजर मिला और 30,000 फीट पे? बहुत सारे ऐसे एक पैसेंजर था, हम लोगों ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद रिलीज़ हो जाते हैं, जब सीट बेल्ट साइन ऑफ हो जाते हैं, तो उसने बुलाया, मैं गई उसके पास। उसने कहा कि आप लोग पागल बना रहे हो। तो मैंने, क्यों, क्या हो गया? कहता, प्लेन व्लेन तो चल ही नहीं रहा, एक ही जगह खड़ा है। अब बादल ही बादल उसको दिख रहे हैं, आसपास थोड़ी ट्रेन की तरह सीनरी दिख रही होगी, इधर से बिल्डिंग है, ये ट्रैक्टर निकल रहा है कुछ। नहीं, आप पागल बना रहे हो, एक ही जगह खड़े हैं जब से हम लोग, देखो कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। उसको समझाने में आधा घंटा लग गया कि ऐसा नहीं है, यही चीज़ दिखेगी। लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे सिर्फ तुम्हें बिल्डिंग दिखेगी, बाकी टाइम तो तुम्हें सिर्फ बादल ही बादल दिखने। तो उसको लग रहा था कि अच्छे व्यूज़ दिखेंगे ऊपर, कोई पेड़ लगा के रखेगा ऊपर। जन आपको क्या लगता है कि किस टाइप के पैसेंजर्स को उन्हें बैन कर देना चाहिए जनरली ट्रैवल करने से? आई थिंक जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहते हैं ना, कि उनको हर चीज़ पर्टिकुलर वे में चाहिए, या उनके उनकी लेवल के हिसाब से एयरलाइन को मैच करना चाहिए। वो एयरलाइन को वो सोचते हैं कि एक सीट खरीद ली तो उन्होंने एयरलाइन खरीद ली, उन्होंने कैप्टन खरीद ली, उन्हें एयर होस्टेस खरीद ली। वो जैसा बोलेंगी पैर दबाओ, पैर दबाएगी एयर होस्टेस। वो लोग जो रहते हैं ना, वो सबसे गंदे लोग करके आते हैं कि हमने तो ये देखा था, हमने इतने पैसे दिए, एक सीट के पैसे दिए हैं। एयरलाइन का काम है आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आना। वो ना आपको लग्ज़री देगा, ना आपको कुछ स्पा देगा, वो सब करने आप होटल चले जाओ। आप एयरलाइन में क्यों आए हो? आपको सिर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन उनको हर चीज़ चाहिए। वो सबसे बेकार पैसेंजर कस्टमर होते हैं, बहुत अब गंदे। जैसे आपको एक चीज़ कोई पैसेंजर्स को इन्हें आपको बोलना है किसी एज़ एडवाइस या एज़ अ रिक्वेस्ट तो आप क्या बोलोगे? एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि आप एयरलाइन को सिर्फ़ एक व्हीकल मानो, कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो सिर्फ़ छोड़ के आएगा। आपकी जो भी चॉइस है, आपको कुछ खाना है आप लेकर आ जाओ, आप खा सकते हो, आपको जो खाना है पीना है आप लेकर आ जाओ। अगर आपको मेन्यू कार्ड के अलावा कुछ चाहिए, आपको खुद लेके आना है। आप पहले से देख लो कि इंडिगो में ये मिलता है, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए आप खुद लेके जाओ। वहाँ आके रैंडम उनकी फिर चॉइसेस होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इतना हाई प्राइस क्यों है? इतनी दिक्कत है, खुद लेकर आओ, खुद वो पहले से पैक करके लेकर आओ, खाओ-पियो अच्छे से, हम भी शांति में रहेंगे, लेकिन आते से फिर उनको करना है।
तुम्हारी एयरलाइन ने तो ठग लिया, ऐसा कर लिया, इतने पैसे ले लिए, ये सब चीज़ें दे रहे हो। बहुत कुछ होता है, कुछ-कुछ बहुत स्कैम भी करते हैं। उनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आएगी, अच्छा नहीं है, स्मेल आ रही है, बदल के दो। अगर किसी खाने में से स्मेल आती है तो हमें चेंज करना पड़ता है, फिर हम उनको कुछ फ्री फूड ऑफ़र करते हैं, तो वो हर फ्लाइट का हो जाता है उनका। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं दे रहे, दूसरा देख कर आओ। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कैसा ऐसा डेंजरस पैसेंजर एनकाउंटर हुआ है क्या? ऐसा कुछ लगा कि इज़ इट अ क्रिमिनल टाइप ऐसा कुछ? अभी तक मेरी फ्लाइट में तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग प्रिज़नर्स को भी एयर ट्रैवल करते हैं लोग, वो एस्कॉर्ट्स के साथ, पुलिस वालों के साथ, किसी के साथ आते हैं, लेकिन मेरी फ्लाइट में अभी तक नहीं आया कोई ऐसा कि जो पुलिस के साथ आया हो। अच्छा, व्हाट इज़ द बेस्ट पैसेंजर हैव यू एवर मेट? आपका फ्रेंड हुआ हो, ऐसा कभी होता है क्या कि पैसेंजर आपके टच में हो बाद में भी, कभी फ्लाइट के बाद भी, ऐसा कभी कुछ होता है क्या? हाँ, होता है, कभी-कभी कुछ-कुछ पैसेंजर बहुत अच्छे हो जाते हैं, इंस्टा आईडी वगैरह ले लेते, तो अभी मेरे साथ है 7-8 पैसेंजर्स हैं, जो बहुत अच्छे थे, बहुत स्पेशली तो कॉर्पोरेट पैसेंजर जो आपको लगता है कि बहुत डिसेंट है, आपके आगे काम आ सकते हैं, तो उनके साथ मैं हूँ काफ़ी टच में। ऐसा भी होता है कि क्रू सीक्रेटली यानी कि रैंक करती है पैसेंजर्स को या निकनेम्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, नहीं, निकनेम्स तो नहीं देते, इतना टाइम तो नहीं होता है कि हम लोग निकनेम्स दें किसी पैसेंजर को, लेकिन अगर किसी पैसेंजर के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ है और मुझे लग रहा है कि बहुत इरिटेटिंग लग रहा है वो, तो फिर मैं वाक़ई जाके दूसरी क्रू को बताऊँगी। फिर वो भी देखेगी कि अच्छा ये है, फिर वो भी उसको उसी चीज़ से जज करेगी कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा है, तो हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। तो बिहाइंड द कर्टेन जनरली क्या बातें करते हैं क्रू? जनरली नॉर्मल फ्लाइट्स की बात होती है, रोस्टर की, कल कौन-सी फ्लाइट कर रहे हो, कौन कैप्टन है, कौन क्रू है, किसके साथ कर रहे हो, कितना लंबा लेओवर है आपका, वो सब आती है। कभी-कभी पर्सनल बात हो जाती है, फैमिली से रिलेटेड, कहाँ से हो, किस जगह से हो, वहाँ जाएँगे या अ, अभी तो नॉर्मली यही सब चलता है वेदर वगैरह का, कहाँ पे वेदर खराब है, कौन-सी फ्लाइट डाइवर्ट हो सकती है, ये सब नॉर्मल बात होती है, हर तरीके की बात होती है। पर्सनल भी, प्रोफ़ेशनल भी, कहीं की भी, इधर-उधर से उठा के भी बात हो जाती है। तो जैसे बेबीज़ की फर्स्ट फ्लाइट होती है, तो ऐसा कुछ एयरलाइन प्रोवाइड करती है क्या उनकी तरफ से किसी जो ट्रैवल कर रहे हैं स्मॉल बेबी, न्यूबॉर्न बेबीज़ या ऐसा कुछ है क्या? हम लोग सर्टिफ़िकेट्स रहते हैं, कार्ड्स रहते हैं, फर्स्ट टाइम फ्लायर, जूनियर कैप्टन के हम लोग कार्ड देते हैं उनको, कुछ भी मंचीज़ के साथ, बिस्किट के साथ। आजकल जो पेरेंट्स जो मैंने देखा है, पेरेंट्स खुद एक कार्ड लेकर आते हैं, सर्टिफ़िकेट लेकर आते हैं, उसमें बेबी का नेम, फ्लाइट, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितने फीट पे उड़ेंगे, वो सब वो लिख कर लाते हैं और कैप्टन और क्रू साइन कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। आजकल लोग बुक्स लेकर आते हैं। वो एक उन्होंने ट्रैवल डायरी बना के रखी है कि हम कहाँ-कहाँ जाएँगे, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। उसपे हर एक कैप्टन लिखेगा कि हम किस रूट से निकले हैं। वो सारी चीज़ें भी करते हैं। एयरलाइन भी देती है सर्टिफ़िकेट्स। तो जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ ट्रैवल जो करते हैं पैसेंजर, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए बेसिकली? बेसिकली उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाता है ना, तो जो बच्चे रहते हैं उनके कान में बहुत पेन हो जाता है। इतना पेन हो जाता है कि वो बेयर नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ लिक्विड ऐसा रखिए कि वो पिलाते रहें, क्योंकि अगर आप पानी पीते रहेंगे, आपका जॉ मूवमेंट होगा तो आपके कान में एयर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। वो चीज़ का ध्यान रखें और अपने साथ सारी चीज़ें लाएँ, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ़ एक पैसेंजर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर बेबी को ठंड लग रही है तो बाकी लोगों के लिए हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो थोड़ा उसके कम्फ़र्ट के लिए ब्लैंकेट, चीज़ें ऐसी जो बाद में कोई हैसल ना हो किसी चीज़ के लिए, लोग आके कॉटन लेते हैं। या कभी-कभी लोग डायपर माँगते हैं, वो सब हम रखते नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें लेके आनी पड़ती है। एंड हाउ डू यू हैंडल द क्राइंग बेबीज़? कभी-कभी हम खुद लेके उनको चुप करा देते हैं, कभी पेरेंट्स से चुप नहीं होते क्योंकि वो एक जगह बैठे रहते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं या तो आप थोड़ा-सा आइल में चलो, क्योंकि बच्चे एक-एक चीज़ देख के या एयर प्रेशर के कारण बहुत रोते हैं। उनको खिलाने के लिए उनको बोल देते चलो, उनसे नहीं संभला तो हम लोग आपस में खूब बच्चे को घुमाते रहते हैं कि आज अभी ये ले ले, अभी ये ले। ये सब चीज़ होती है और इवेंचुअली हो जाता है, बच्चा ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं होती, तो हो जाते हैं शांत। कभी-कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ही बच्चे रो रहे हों। हुँ। तो जनरली जैसे बहुत न्यूज़ में सुनने में कभी बहुत तो नहीं, काफ़ी कम सुनने में मिलता है कि इन इन द ड्यूरिंग द फ्लाइट प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड
बच्चे भी बॉर्न हो जाते हैं कभी-कभी। तो क्या रूल होता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है ना? एक्चुअली हर एक एयरलाइन का वीक्स जो रहते हैं एक्सपेक्टेड मदर के, उस पे डिपेंड करता है कि वो ट्रैवल कर सकती है कि नहीं कर सकती। एक सर्टेन वीक तक ही आप एयर ट्रैवल कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते। वो हार्मफुल होता है, थोड़ा-सा डेंजरस हो जाता है। बाय चांस किसी का प्रीमैच्योर बेबी हो जाता है 7th मंथ में, 8th मंथ में, तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। अदरवाइज हम लोग एक सर्टेन पीरियड तक एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो प्रेग्नेंट लेडी को अलाउ करते हैं कि वो बैठ के ट्रैवल कर सकती है। अगर वो सर्टेन वीक से ज़्यादा है तो उसको सीधे मना कर देंगे, फ्लाई नहीं करेंगे। तो जनरली क्या वो रहता है, कितने मंथ तक आप ट्रैवल कर सकते हो? 36 मंथ्स तक का। 36 मंथ्स हाँ, वो सेफ ट्रैवल। पीरियड है। आप फर्स्ट मंथ से लेके 36 वीक्स तक, सॉरी, 36 वीक्स तक आप कर सकते हो। उसके बाद वो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि टर्बुलेंस भी होता है, सीट्स भी थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, आपको सीट बेल्ट टाइट बाँधना पड़ता है, तो वो रिस्की हो जाता है, इसलिए हम लोग अलाउ नहीं करते 36 वीक्स के बाद। सो जैसे पैसेंजर्स के बारे में तो हम काफ़ी जानते ही हैं, पर क्रू की जो लाइफ होती है वो जनरली ज़्यादा पता नहीं होती है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि क्रू जनरली मिड एयर आर्ग्यू कर हो जाता है या फाइट व अमंग द क्रू, ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, काफ़ी बार होता है। ओपिनियंस क्लैश हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके। हर एक एयरलाइन का सर्विस अलग होता है, और सर्विस 2 तरीके से होता है, एक पीछे से होता है, एक आगे से होता है, क्योंकि आगे कुछ क्रू रहते हैं, पीछे कुछ क्रू रहते हैं। अगर दोनों के ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं, आपस में बहस भी हो जाती है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आप आज इस क्रू से मिल रहे हो, कल नहीं मिलोगे। तो उस वो भी बात खत्म हो जाती है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, मैनेजर लेवल तक पहुँच जाता है, क्योंकि आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। कभी-कभी पैसेंजर के सामने भी बहस हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है क्रू के बीच में भी। ज़रूरी नहीं कि इन फ्लाइट ही लड़ाई हो, ग्राउंड पे भी कभी हो जाता है, होटल में भी कभी हो जाता है। सारी ची नॉर्मल जैसे रहता है इंसान के साथ, वैसे हमारे साथ भी हो जाता है। तो जैसे पायलट्स वगैरह में भी कभी-कभी मिड एयर कुछ फाइट हो जाती है क्या? ऐसा भी होता है क्या कभी? पायलट्स का तो नहीं पता, वो उनका इतना सुना नहीं है, क्रू का मैंने सुना है। पायलट्स का अगर लड़ाई हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? पायलट्स नहीं लड़ते हैं आपस में इतना। जनरली वहाँ पे होता भी है तो कॉकपिट में होता है, तो इतना पता लग पाता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो कोई क्रू अगर पायलट के ज़्यादा क्लोज़ हो तो ही वो बता पाएँगे, लेकिन ऐसे तो पता नहीं चलता, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ डोर रहता है। वहाँ से आवाज़ केबिन में आ नहीं सकती, तो कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, इस प्रोफेशन में रिलेशनशिप्स का क्या स्टेटस होता है? कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि ट्रैवल बहुत करना होता है, तो क्या कैसा रहता है? उस चीज़ के लिए आपको सपोर्टिव पार्टनर की ज़रूरत होती है। जैसे मैं मैरिड हूँ। मैं अहमदाबाद में थी फॉर मोर देन 1 ईयर, मेरे हस्बैंड बाहर थे। तो छुट्टियों में आना-जाना ये सब महीने में 1 या 2 बार, कभी-कभी 2-2 3-3 महीने में हो पाता है, लेकिन फैमिली को टाइम, रिलेशनशिप को टाइम बहुत कम दे पाते हैं हम लोग। वो अगर आपका सेम बेस है, आप घर उसी स्टेशन पे आ रहे हो, आपके हस्बैंड वहीं हैं, आपकी वाइफ वहीं है, तो वो मिलना ईज़ी हो जाता है, लेकिन अगर आप 2 अलग-अलग जगह पर हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि कभी ऐसा इतनी बुरी फ्लाइट गई हो कि उसके बाद सोचा हो कि अब तो मैं अब जॉब छोड़ ही दूँगी, या ऐसा कुछ फ्लाइट में? ऐसे ट्रॉमाटाइज़िंग या इतना स्ट्रेस, ऐसा कभी हुआ है क्या? जॉब छोड़ने का तो नहीं हुआ, टायर्ड हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, या ऐसा लगता है कि अब क्विट करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, छुट्टी लेने का सोच लेती हूँ, जॉब छोड़ने का अभी तक नहीं सोचा है कि क्विट कर देना चाहिए। आप 1 या 2 दिन फटीग कर लो, आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही आपको, आपका माइंड अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप काम कर सको, थोड़े दिन छुट्टी लो, उसके बाद रीजॉइन कर लो। जॉब छोड़ना इज़ नॉट ईज़ी, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं, स्पेशली एविएशन की, क्योंकि आपको वो आदत हो जाती है वो सब चीज़ों की। घर बैठना इज़ नॉट ईज़ी। हुँ। आपको क्या लगता है, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है एयर होस्टेस की लाइफ में? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी ड्यूटी टाइमली कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आपकी मॉर्निंग फ्लाइट भी हो सकती है, इवनिंग भी हो सकती है, आफ्टरनून भी, नाइट भी, मिडनाइट भी हो सकती है। तो आप किसी को प्रॉमिस नहीं कर सकते, कभी फ्लाइट डिले भी हो जाता है। आपका कुछ प्लान है, लेकिन फ्लाइट डिले हो गया, आपको प्लान कैंसल करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिड यू एवर ट्राई इन द फ्लाइट ड्यूरिंग द फ्लाइट? नो, नेवर। आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई डोंट।
सीक्रेटली वॉशरूम में जाके ऐसा कुछ? नहीं, इन फ्लाइट ड्यूरिंग माय वर्क आवर्स आई नेवर क्राइड। आई क्राइड ओनली फॉर माय पर्सनल रीज़न, वो भी अकेले में या हस्बैंड के सामने, बट आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल, आई डोंट क्राई फॉर एनी प्रोफेशनल रीज़न, आई नेवर क्राइड। Have you ever faced abuse, any kind of abuse during the flight? नॉट मी, बट आई हैव सीन पीपल अब्यूजिंग माय क्रू। मुझे तो कभी नहीं किया, क्योंकि आप आप उस तरीके से कंडक्ट कर सकती हो कि मैंने जो एविएशन है बहुत नीचे से देखा है, मुझे पता है कि मैं क्या करूँगी, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन कभी कभी कुछ क्रू होते हैं जो नॉर्मल डायरेक्टली फ्रेशर रिक्रूट होते हैं, हो जाती है चीज़ें, लेकिन मेरे साथ कभी किसी ऐसा अब्यूजिव बिहेवियर नहीं हुआ। तो किस टाइप के अब्यूज हो सकते हैं जनरली? वर्बल ज़्यादातर, हम्म। जो एक तो कभी-कभी ऐसा होता है, हर एक रीजन की लैंग्वेज अलग है। हम्म। कुछ लोग तू करके भी बात करते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उस जगह का नॉर्मल कल्चर है तू करके बोलना। कोई आप करके बोलता है, वो उस जगह का नॉर्मल कल्चर है, तो वो आपस में क्लैश भी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कि अगर किसी ने तू बोल दिया, तो सामने वाले को लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनका कल्चर ही ऐसा है कि वो तू बोल के किसी से बात करते हैं। उसमें भी बहुत सारे अब्यूज़िव हो जाते हैं, या फिर चलते-फिरते का अगर किसी को लग गए, क्योंकि बहुत छोटा आइल होता है, उसमें भी लोगों को लगता है कि कैसे मार दिया, कैसे टच किया, या गलती से कोई सो रहा है, फीमेल पैसेंजर को अगर टच हो गया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाते हैं कि गलत तरीके से टच किया, अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मिड फ्लाइट। तो जैसे इतना टाइम मैनेजमेंट करना होता है, इतना ट्रैवल करना होता है, हाउ डू यू स्टे अहेड विद द मेंटल हेल्थ बेसिकली? आई वॉच समथिंग ऑन माई फ़ोन, क्योंकि अ, आप हर समय बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं हो सकते, आपको नेगेटिविटी कहीं से तो आएगी ही आएगी, आप कभी भी 100% पॉजिटिव नहीं हो सकते। मैं ट्राई करती हूँ मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं सो जाती हूँ, मेरे दिमाग से थोड़ा-सा वो टेंशन कम हो जाता है, मैं उठती हूँ, फिर से टेंशन होता है, लेकिन वो उस ड्यूरेशन के लिए वो कम हो जाता है। और अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लेती हूँ। होता कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। आप किसी चीज़ में वो हेल्प नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है साथ में। सो व्हाट इज़ अ फेवरेट डेस्टिनेशन? आप बार-बार यानी सोचते हो कि वहाँ जाएँ, ऐसा कुछ? अभी तक तो मेरा भुवनेश्वर है, क्योंकि मुझे जगन्नाथ भुवनेश्वर और जयपुर, हुँ। वहाँ पे जगन्नाथपुरी में गई थी और मैं गई थी खाटू श्याम। तो मेरे ये 2 डेस्टिनेशन हैं जो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ और दर्शन करके आ जाऊँ, तो वो डेस्टिनेशन बहुत अच्छे हैं। और एक उड़ीसा, वो भी अच्छा है। मतलब उड़ीसा में छोटी-छोटी जगह है, जो गाँव है वहाँ पे, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और एयर होस्टेस की लाइफ में से ऐज क्या क्या फैक्टर, क्या इम्पोर्टेंस रखता है बेसिकली? इट डिपेंड्स, फ्रेशर के लिए अलग है, एक्सपीरियंस के लिए अलग है। फ्रेशर के लिए 18 से लेके 27 तक अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो 27 तक आप इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो उसकी कोई एज नहीं है। आपको पहले से एक्सपीरियंस है किसी और एयरलाइन का, तो आप किस हम मैंने क्रू के साथ फ्लाई किया जो 43 की है, तो वो भी कर सकते हैं। जिनके 3-3 बच्चे हैं, उनके साथ भी मैंने फ्लाई किया है। तो ऐसा डिपेंड नहीं होता कि मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तरह कि आपको इसके बाद रिटायर होना, ऐसा नहीं है। आप जब तक आप कैपेबल हो, आप लग रहे हो, आप प्रेज़ेंटेबल लग रहे हो, तब तक आप कर सकते तो हो। जनरली क्या एज लिमिट होती है? ऐसा कुछ नहीं, बस 6 अपर लिमिट 60 आप मान के चलिए। इट फॉर एन एयर होस्टेस? हाँ, इट डिपेंड्स हाउ यू लुक ऑल्सो, कि आप अपने आप ओके। को कंडक्ट कैसे करते हो, वो भी। कोई 30 में भी अगर प्रेज़ेंटेबल नहीं ऊपर आया, तो वो भी डिपेंड करता है। वो सिलेक्ट करते हैं, हम लोगों का ग्रूमिंग चेक होता है, बीएमआई चेक होता है कि आपका हाइट एंड वेट प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही ओवरवेट है, तो आपको वार्निंग दी जाएगी कि आपको वेट लॉस करना है, अदरवाइज़ आप टर्मिनेट हो जाओगे। सो मेल और फीमेल के केस में एज फैक्टर है डिफर करता है क्या? हाँ, स्टार्टिंग एज सबका सेम है 18, बट मेल का थोड़ा-सा एक्सटेंड हो जाता है, 65 हो जाता है। डिपेंड्स कि कौन-सी एयरलाइन है। इंडिया में बहुत कम एयरलाइनर्स जो मेल को एज़ अ केबिन क्रू हायर करते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है, वर्जिन अटलांटिक है, एतिहाद है, ये सब लोग मेल को बहुत ज़्यादा हायर करते हैं। जैसे बहुत सारे मिथ भी होते हैं एयरलाइन या एयरक्राफ्ट के बारे में या क्रू लाइफ के बारे में।
सो ऐसा होता है क्या कि जो टर्बुलेंट है वो ओवररेटेड है? आपको ऐसा लगता है क्या कि इज़ इट अ डेंजर? इट इज़ वेरी डेंजर, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट का कोई भी पार्ट डैमेज होता है विंड्स के कारण, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत डेलिकेट होता है, तो वो सबको इम्पैक्ट करेगा। लेकिन हम लोगों की प्रैक्टिस ये होती है कि हम हर दिन एयरक्राफ्ट में चल रहे हैं, तो हम अपने आप को कहीं न कहीं से सँभाल लेंगे, कहीं भी कुछ पकड़ लेंगे। पैसेंजर्स के लिए, स्पेशली किड्स के लिए या फीमेल्स के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आइडिया नहीं है कहाँ पे क्या करना है, एकदम से सडन टर्बुलेंस आ जाता है। वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है, उनको बताना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि सीट बेल्ट पहन के बैठिए, अगर सीट बेल्ट साइन ऑन हो रहा है तो आपको वो पहनना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए, किसी और की सेफ्टी के लिए नहीं है। ऐसे केसेस हुए हैं कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना और लैंडिंग हो रहा था, तो आपका जो सर है वो सीलिंग से टकरा गया और पूरा खून आ गया था। ऐसे देखिए, मैंने खून के धब्बे देखे हैं ऊपर, जस्ट बिकॉज़ कि सीट बेल्ट नहीं पहना। क्योंकि एकदम से बम्प आता है, एकदम से आप झटका लगता है, ऐसे बाउंस होते हो, डायरेक्टली आप ऊपर ही जाओगे। सीट बेल्ट पहने रहेगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। सीट बेल्ट नहीं पहना रहेगा, आपका सर सीधे ऊपर लगेगा। मैंने खून देखा है पूरा ऐसा। कैबिन क्रू यानी अपग्रेड करने का उनके पास अथॉरिटी होती है क्या किसी भी पैसेंजर को? नहीं, ऐसे अथॉरिटी तो नहीं होती, डिपेंड्स। सीनियर केबिन क्रू के पास होता है सीट चेंज करने का, एक्सेल सीट, एफओसी देने का। वैसे डिपेंड्स कि वो सीट में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी सीट में प्रॉब्लम है, तो ही आप कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम है तो। जनरली अगर कोई बोल देगा तो कुछ नहीं होगा। एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि पायलट्स कैन स्लीप ड्यूरिंग द फ्लाइट, ये ट्रू होता है क्या? हाँ, डिपेंड्स। स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में उनको एक टाइम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन वर्क बहुत होता है। और बहुत लंबी-लंबी फ्लाइट्स होती हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे की। अब क्या करोगे, 2 लोग बैठ के इतनी सी जगह में कुछ नहीं होता, तो उनको टाइम दिया जाता है कि आप 30 मिनट्स के लिए सो सकते हो, लेकिन दूसरे पायलट को जागना पड़ता है। तो वो कम्युनिकेशन बीच में होना पड़ता है कि कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, ये सब भी होता है। डोमेस्टिक में इतना नहीं होता। हुँ। सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन्स यानी क्रैश कर सकते हैं क्या प्लेन? हाँ, डिपेंड्स। क्रैश नहीं कर सकती, लेकिन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसको डिफ़र करती है। जहाँ पे जाना है, अगर सबने फ़ोन ऑन कर लिए, फ्लाइट मोड पे से हटा लिया सबने, तो जो रेडियो सिग्नल है, जो भी डायरेक्शन है, उसमें थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो जैसे कैबिन क्रू या जो भी एयरलाइंस में वर्क करते हैं, उनके लिए फ्री ट्रैवल भी होता है क्या फैमिली के लिए और उनके लिए? फ्री नहीं होता, कन्वीनिएंट फ़ी लगती है। जैसे आप नॉर्मल टर्म में जीएसटी होता है ना, अगर आप फुल पे कर रहे हो, साथ में जीएसटी भी दे रहे हो, वो नॉर्मल पैसेंजर का है। जो एयरलाइन क्रू रहता है, एयरलाइन के जो भी स्टाफ रहते हैं, वो सिर्फ़ वो जीएसटी टाइप में ही पे करते हैं और कुछ नहीं रहता। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन-सी एयरलाइन है। कुछ-कुछ एयरलाइन फ्री टिकट देता है कि आप फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हो। कुछ-कुछ एयरलाइन सिर्फ़ अपने स्टाफ के ब्लड रिलेशन को देता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट टाइम टू फ्लाई? ड्यूरिंग समर्स आई थिंक, क्योंकि टर्बुलेंस कम होता है, फेयर्स काफ़ी लो होते हैं, वेकेशंस बहुत होते हैं, लेकिन आप कौन-सी जगह जाओगे वो भी डिपेंड करता है। आप एकदम से गर्मी में गोवा नहीं जा सकते, सीधा सनबर्न होगा, वो भी चीज़ रहती है। एंड व्हाट इज़ द वर्स्ट टाइम टू फ्लाई? ड्यूरिंग विंटर्स, फॉग है, हुँ। आपको को लैंडिंग के टाइम पे रनवे नहीं दिखता, क्योंकि इतना फॉग रहता है। वो चीज़ रहती है, उसमें डाइवर्जन बहुत होते हैं। आपको जाना कहीं और है, आप पहुँच कहीं और जाते हो। तो अगर आप कहीं इमरजेंसी में किसी ड्यूरेशन जगह पे जाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा बफर टाइम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि डाइवर्जन बहुत होते हैं। अभी दिसंबर से लेके जैन तक डाइवर्जन्स आपको बहुत देखने मिलेंगे, फ्लाइट कैंसलेशन बहुत मिलेंगे। लास्ट मिनट अगर फ्लाइट कैंसल हो रही है, तो वो वेदर की वजह से होता है। अच्छा व्हाट इज़ द वन थिंग दैट ऑल द पैसेंजर्स डू, वो आपको इरिटेट करती है या अच्छा नहीं लगता है? सिली क्वेश्चंस पूछना, जैसे लोगों को पता नहीं होता है कि एसी टेम्परेचर आप हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। हुँ। तो अगर उनको लगता है कि वो जो उनके ऊपर एयर वेंट है, सिर्फ़ उसी का टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम क टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे तो पूरे प्लेन का होगा, तो वो सिर्फ़ इतना बोल देते हैं, इसी का अकेला कर दो। बाकी सबको अगर गर्मी लग रही है, तो इसको ठंड लग रही है, तो इसका अकेला नहीं होगा, वो बाकी सबको ही होगा। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोग पानी बार-बार माँगते हैं। आई नो अच्छा काम है पानी देना, लेकिन अगर मैं आपको दे रही हूँ, मैं आप एक पैसेंजर के पास अगर जा रही हूँ कि आपके लिए पानी, उसको दे दिया, वापस आऊँगी, कहेगा इसको और चाहिए, उसको भी दे दिया, तीसरी बार आऊँगी, अरे उसको भी चाहिए।
एक बार में नहीं बोलेंगे कि हम तीनों को चाहिए, वो सिर्फ़ 3 चक्कर लगवा लेंगे कि हम तीनों को अलग-अलग पानी चाहिए। वो सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हैसल हो जाता है। अच्छा, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स पैसेंजर शुड नेवर डू ऑन अ फ्लाइट? डोंट अब्यूज़ क्रू, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, आप जेल जा सकते हो। डोंट डैमेज एनी एयरक्राफ्ट प्रॉपर्टी और एनी एयरक्राफ्ट पार्ट, वो भी ऑफेंस है क्योंकि आप करोड़ों रुपए का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो, आप ज़रा-सा भी अगर स्क्रैच कर दोगे, आपको जेल हो जाएगी। एंड नेवर से फ्यू वर्ड्स, आप बॉम्ब नहीं बोल सकते, आप हाईजैक नहीं बोल सकते। अगर आप वो बोलोगे, तो आप जेल जा सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें आपको आपके वर्ड्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप बोल रहे हैं। आप किसी को नॉर्मल खिलौने की गन से भी आप डरा नहीं सकते, वो भी एक ऑफेंस है। अगर आप नॉर्मल खिलौने की गन लेके आके सीधे किसी को बोलोगे हैंड्स अप, आप जेल जाओगे। ये सब चीज़ें। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट यूज़लेस रिक्वेस्ट पैसेंजर्स मेक? मेरे साथ हुआ है, हम लोगों का वो होता है, इंटरफ़ोन होता है कि हम एक-दूसरे से बात कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो फ़ोन हम नीचे भी कर सकते हैं। ओके। तो ये बोलते हैं कि हम मुझे कॉल करना है, किसी को बोलना है तो मुझे आपका फ़ोन दो। उनको ये नहीं पता कि वो सिर्फ़ उसी केबिन के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम नीचे एटीसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे हमारे घर पे भी बात कर सकते हैं। तो वो माँग रहा था कि मुझे घर पे बात करनी है, आपका ये फ़ोन दे दो। इ ये सब चीज़ें होती हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट हेटेड पैसेंजर टाइप? हेटेड टाइप जो इगोइस्टिक पैसेंजर आते हैं, जो वांनाबी रिच होते हैं ना, जो फर्स्ट कॉपी लाते हैं एलवी का, गुची का, कोच का, फिर वो कहते हैं नहीं मैं यहाँ नहीं रखूँगी, मुझे ऊपर रखना है, मुझे अपने पास रखना है। वो थोड़ा लगता है जो जो लिटरली अमीर होते हैं ना, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनका असली बैग भी नीचे रखा, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वांनाबी रिच होते हैं ना कि हाँ, ठीक है मुझे दिखाना है मेरा है, पर वो आराम से ऐसे करके उठा के ऐसे रखेंगे। वो तो मुझे थोड़ा लगता है कि एक्चुअली में आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि कौन लिटरली अच्छा है, कौन बनना चाहता है अच्छा है। वो सब में कर सकते हो। वो थोड़ा-सा हो जाता है, वो इरिटेटिंग लगता है। फिर ऐसे दिमाग में आता है कि रुके, इसको मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो सब चीज़ें हो जाती है। व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट हैव यू एवर सीन? आई थिंक अयोध्या। अयोध्या का एयरपोर्ट ऐसा है कि अगर आप अ, जुलाई अगस्त में अगर जाओ वहाँ पे, तो पूरे ऑटम फ्लावर्स है, वहाँ पे स्प्रिंग्स दिखेगा आपको, येलो पेड़ लगे हैं हर जगह। ऐसे लगेगा नहीं आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं गई थी ड्यूरिंग कुंभ के टाइम पे। जब लैंड किया ऐसा लग नहीं रहा था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो। ऐसा लग रहा था आप नॉर्मल सफारी में बैठे हो, बस लैंड हो रहे हैं। वो बहुत अच्छा था। And what is the most dangerous airport where you felt fear or something? जम्मू। Okay. क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है, वहाँ पे आप फ़ोन नहीं उठा सकते, आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हो वहाँ पे, किसी आप खुद की भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हो। वहाँ पे सीएसएफ आएगा, आपका फ़ोन लेके चला जाएगा, बस इतना है। तो वो थोड़ा-सा डेंजरस हो जाता है और ऐसा होता है ना कि कुछ एरियाज़ आपको लगते हैं कि वो थोड़े से डेंजरस हैं, आप अपने आप में फ़ील कर जाते हो। तो आई थिंक जम्मू थोड़ा-सा डेंजरस है। सुंदर बहुत है लेकिन डेंजरस है। What is the dirtiest cabin queue secret? ऐसे डर्टीएस्ट तो नहीं कह सकते, ऐसा तो अब तो सबको कुछ ना कुछ पता ही है। डर्टीएस्ट का तो मैं नहीं बोल सकती जो किसी को पता ना हो। डर्टीएस्ट का आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, कुछ नहीं लगता मुझे। What do you prefer, window seat or aisle seat? आइल सीट, Wha- आप कभी भी निकल सकते हो, कभी भी निकल जाओ, आपको किसी को नहीं बोलना पड़ेगा आप हटो मुझे निकलना है। आप कहीं भी जा सकते हो, पहले निकल सकते हो। विंडो सीट एक वो हो जाता है कि अगर आपको निकलना है, आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आपको 2 लोगों को हटाना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा। वो थोड़ा इनकन्वीनिएंट हो जाता है। इसलिए आइल सीट बेटर। What is the best part during a whole flight? लैंडिंग पता है जाने की जल्दी क्योंकि भूख लगाती है तो लैंडिंग अच्छा है। और कभी ऐसा होता है क्या, क्या कौन सा पार्ट ऐसा होता है कि उस टाइम ऐसा लगता है कि डर लगता है, ऐसा कुछ ड्यूरिंग द फ्लाइट? टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, एयर क्रैश हुए हैं, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही हुए हैं। 15 मिनट्स फ्रॉम आपका जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है और जब तक लैंड नहीं हो जाता, दोनों के लास्ट के 15 मिनट्स बहुत डेंजरस होते हैं।
इसलिए क्रू भी नहीं उठता है सीट से, कभी आप नोटिस करना। आप कितनी कॉल बेल दबा लो, क्रू अपनी सीट से नहीं उठेगा अगर टेक ऑफ और लैंडिंग हो रहा होगा तो। अगर आग भी लगी है, तो भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि ज़रा सा इधर-उधर हुआ और जैसे एयर इंडिया का क्रैश हुआ, वो टेक ऑफ के टाइम पे हुआ। तो अगर आप क्रूज़ में हो, फिर कुछ भी हो जाए सब हैंडल हो जाएगा। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आप हैंडल नहीं कर पाओगे। हुँ। हुँ। तो उस टाइम क्रू को भी डर लगता है कि ऐसा क्रू को तो आदत हो जाती है बेसिकली रोज ट्रैवल करते हैं तो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। डर नहीं हो सकते, लेकिन हम लोगों का कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें वो रिकॉल करने पड़ते हैं दिमाग में टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। उसमें से कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि मैं किस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर कुछ हो जाए बाय चांस, मैं किस एरिया को लूँगी, मैं कौन से इक्विपमेंट लूँगी। हमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको बार-बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। ऐसी कोई चीज़ है क्या जो पैसेंजर्स को लगता है कि बहुत सेफ है पर दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट सेफ? लोगों को लगता है ऐसी सी चीज़ जो सेफ है लेकिन नहीं है सेफ। आई थिंक आइल में खड़े होना और गैली में खड़े होना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं होता है। आप सीट पे बैठे हो, फिर भी आप अगर थोड़ा-सा भी टर्बुलेंस हुआ, ऊपर से नीचे ही हो गया। अगर आप आइल में खड़े हो तो आप रोल हो जाओगे आगे-पीछे पूरे, और सब जगह लगती हुई चली जाएगी। सिर्फ़ वो ही, और फिर कॉकपिट है, जो बहुत डेंजरस है। लोग वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा-सा डेंजरस हो जाता है, वो डेंजर एरिया कहलाता है, क्यों आप वहाँ पे नहीं जानते कौन सा सर्किट कहाँ पे है, क्या हो जाएगा, वो चीज़ है। इस टाइप की सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि एयरलाइंस कुछ चीज़ें सीक्रेट रखती हैं और आपको पैसेंजर्स को बताती नहीं है, ऐसा भी रहता है क्या? इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा नहीं, कुछ-कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसमें नहीं बताएँ कि ऐसा हम कर रहे हैं, कभी डाइवर्जन हो रहा है तो मे बी अगर बहुत क्रूशियल है, ऑन बोर्ड कुछ इमरजेंसी तो नहीं बताएगी। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया है, तो अगर हमारा जो डेस्टिनेशन 1 घंटे दूर पे है, अगर कोई बीच में कोई और स्टेशन है, कोई और एयरपोर्ट है, तो हम वहाँ लैंड कराएँगे। कैप्टन बता भी सकते हैं कि हम वहाँ लैंड करा रहे हैं, अगर उसके पास बताने का टाइम नहीं है तो तुरंत लैंड हो जाएगी, उसके बाद बता देंगे कि हाँ, हम इधर लैंड हुए हैं। डिपेंड्स, जान बचनी इम्पोर्टेंट है, हुँ। बताना ना बताना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो कभी आपने ऐसा भी देखा है क्या कि पायलट जो फुली सोबर नहीं हो तब भी वो एयरक्राफ्ट यानी कि चला रहा है ऐसा? नहीं, बीए हर एक क्रू और कैप्टन दोनों का होता है। कैप्टन का भी अगर 0.001% भी आया तो कैप्टन फ्लाई नहीं करेंगे। तो सबका टेस्ट होता है, सब सोबर होते हैं, सबको सोबर होके आना पड़ता है। कोई सोबर नहीं है तो वो फ्लाइट पे आएगा ही नहीं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ब्रोकन पार्ट्स या कुछ ब्रोकन इक्विपमेंट वगैरह के साथ भी एयरलाइंस फ्लाई करते हैं। इक्विपमेंट्स के साथ तो नहीं, लेकिन ब्रोकन पार्ट्स भी, एयरक्राफ्ट का पार्ट ब्रोकन नहीं होगा, अगर है तो एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा। अगर कुछ चीज़ सीट टूटी है या कुछ और टूटा है तो जा सकता है, लेकिन क्रूशियल पार्ट्स अगर टूटे हैं या कुछ माइनर सा भी डिफेक्ट है तो नहीं जाएगा। ओके। अच्छा इतना आपने एक्सपीरियंस किया, इतने साल हो गए आपको ट्रैवल करते-करते रोज़ दिन-रात आप ट्रैवल कर रहे हैं। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली पीपल के बारे में आपको क्या सिखाया है इस पूरी जर्नी ने? प्रॉपर प्रॉपर प्रोफाइलिंग आ गई है कि अगर किसी को देख के बता सकते हैं कि ये आके क्या माँगने वाला है। इतना जज कर सकती हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई अपने बारे में क्या सोच रहा है, कोई दूसरे पैसेंजर को देख रहा है तो क्या सोच रहा है, वो चीज़ आ गई। इन जनरल आपको बिहेवियर एनालाइज़ करना आ जाता है, क्योंकि हर फ्लाइट में हर एक इंसान अलग है, हर कोई अलग है। अगर मैं 1 महीने में 100 फ्लाइट ले रही हूँ तो हर एक पैसेंजर अलग रहेगा। उनको सबको देखने से फिर वो पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाता है कि एनालाइज़ करना आ जाता है कि कौन कैसा है। वो चीज़ कर सकते हैं कि बिहेवियर आप पढ़ सकते हो। अच्छा कि व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू विल गिव टू एनीवन हू इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एयर होस्टेस और हू वांट्स टू बी एन एयर होस्टेस? आई थिंक जस्ट कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन शुड बी बेटर। अगर वो नहीं होगा तो आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर केबिन क्रू, लेकिन आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे पैसेंजर से इंटरैक्ट करोगे।
आप एकदम चुप नहीं रहोगे, आप अपनी क्रू से भी बात करोगे, आप कैप्टन से भी बात करोगे, आप ग्राउंड टीम से भी बात करोगे और आप पैसेंजर से भी बात करोगे, तो बात करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है और कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। Hmm. And what is the one message you want to give any young woman who is dreaming big or something they want to do in her life? I think if you see any opportunity, you should grab it, no matter what you are doing in your life. Like I was preparing for a NEET, मैं डॉक्टर के एग्ज़ाम देने वाली थी एंड आई गॉट क्वालिफाइड फॉर इट। बट कुछ ऐसा सडनली हुआ तो मेरी जो मेरा परसेप्शन है वो कहीं और शिफ्ट हो गया। जो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली फर्स्ट मैंने वो ले ली। मैंने भी सोचा था कि मैं पहले दिन नौकरी छोड़ दूँगी, लेकिन फिर जो मैंने ठाना उसके बाद नहीं छोड़ा। तो आपको अपने दिमाग में वो चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि आपको हर तरीके के इंसान मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री बहुत क्लीन है या कोई भी इंडस्ट्री आपके फ़ेवर में काम करेगी। अगर 5 लोग आपकी साइड हैं, तो 2 लोग आपके खिलाफ भी होंगे। आपको उनको टैकल करना आना चाहिए और आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप वो 2 लोगों को भी अपने साथ कर सको। वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। Okay, so for final thing, before we take off or land basically, what is the one final thing you want to say to all the passengers? I think you should start respecting cabin crew because we are flying day in and day out just for your safety. Nothing. We are not here to serve you. हम लोग आपको चाय खाना ये सब देने के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ सेफ्टी के लिए। आप चाय खाना बाहर से भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हो, उसकी सेफ्टी हमारे हाथ में है। अगर आप हमें डिसरिस्पेक्ट करोगे तो वो एक सेफ्टी के साथ भी हो जाता है कि आखिरी मोमेंट पे हमें ही आपको हेल्प करना है। गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाता है, तो आपका खाना-पीना कुछ काम नहीं आएगा। आप कितने अब्यूज़ कर लो, हम ही आपको बताएँगे कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर आग लगी एयरक्राफ्ट में, तो हम ही उस चीज़ को बुझाएँगे। आपसे नहीं बोला जाएगा कि आप बुझाओ जस्ट बिकॉज़ आपके कारण आग लगी है। मेडिकल इमरजेंसी है या इन्फेंट की कोई डिलीवरी है, कोई एक्सपेक्टेड मदर की डिलीवरी है, तो वो हम करेंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक रिस्पेक्ट देना सबसे बड़ी चीज़ है। क्या आपको हर एक प्रोफ़ेशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। छोटा हो, बड़ा हो डज़ नॉट मैटर। अगर आपने ये सीट खरीदी है, इट डज़ नॉट मीन कि आपने क्रू खरीद ली, कैप्टन खरीद लिया, एयरलाइन खरीद ली। उस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ़ आप एक ट्रैवल कर रहे हो। आपने कुछ खरीदा नहीं है, आपने नौकर-चाकर नहीं बना के रखे। Thank you. It was great, and I think every passenger should understand this thing. It was very candid, raw, and honest conversation. I think. Thank you for the time. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। How did you feel basically? I feel so good. I'm a camera conscious. I don't speak that much in front of camera. I can speak this much like with my people. But today, I don't know you. I'm meeting you for the first time, but still I'm talking to you. It's a great thing for me. I can't talk like this in front of people who are like sitting silently. Thank you. Thank you very much. So, if you enjoyed this episode, hit like and subscribe to this channel so we can bring more content like this to enjoy the journey basically. Thank you. Thank you very much.